कर रहे हैं शुरुआत। सोमवार की छुट्टी थी, शुक्रवार की भी छुट्टी है, तो इसके बीच के जो सेशंस हैं वो हम आपके लिए हाजिर हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी मानसी भी होंगी हमारे साथ 2.5 घंटे के लिए, ताकि मेहमानों को जोड़ पाएं और एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके सामने रखें। पहले कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर के साथ शुरुआत होगी जो आप विंडोज़ में देखेंगे। गिफ्ट निफ्टी को देखकर आपको काफ़ी खुशी और काफ़ी हर्षोल्लास हो रहा होगा। असल में एक दिन का कंबाइन एफर्ट्स भी इसके साथ जुड़ के आया है, तो बाजार के लिए जो बड़े संकेत आपकी स्क्रीन पर हैं। 312 पॉइंट तो डाउ जोन्स बढ़कर बंद हुआ। गिफ्ट निफ्टी 370 अंक अभी ऊपर है। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि ग्लोबल मार्केट से टेक काउंटर्स के लिए, ऑटो कंपनीज के लिए, कुछ हद तक फ़ोन वाली, स्मार्टफोन वगैरह वाली कंपनीज के लिए अच्छी खबरें आई हैं। अभी अब ग्लोबल मार्केट्स का जब राउंड अप लेंगे तब आपको शरद सारी जानकारी दे देंगे। सोना रिकॉर्ड स्तरों से फिसला है। ये एक और गुड न्यूज़ है कि थोड़ा हेज कमोडिटीज कूल डाउन हो रही है। अगर आपको चेक करना तो आप डॉलर इंडेक्स भी चेक करना, वो भी 100 के नीचे एक बार स्लिप किया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ब्रेंट क्रूड 65 के आसपास है, तो आपके जो हेज वाला पार्ट है वो कम हो रहा है। ग्रोथ वाले पार्ट पे जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके उसके पक्ष में आ रही है। पिछले अगर 10 दिन में देखेंगे तो टैरिफ का रिलीफ आया, क्रूड एज इट इज़ है, डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है, थोड़ा गोल्ड कम हुआ है और बहुत पॉकेट्स में आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिल रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट विंडो, जैसे मैंने आपको कहा कि टैरिफ के मामले में कुछ चेंजेस हुए हैं, वो कौन से चेंजेस हैं आपको थर्ड विंडो में दिख रहा है। इसका और विश्लेषण मेरे सहयोगी आपके लिए कर देंगे। और 6 महीने के निचले स्तर पर आईपी ग्रोथ है, ये थोड़ा सा कंसर्न का पॉइंट है कि यहाँ पे इन ग्रोथ को पुशअप करने के लिए ऑलरेडी आरबीआई काफ़ी काम कर रहा है। 0.5% की ब्याज दरें घटा दी हैं। अगर फेड घटाएगा तो हमारे पास और रूम बनेगा घटाने का दरों को। और इस बीच मार्च सीपीआई के आंकड़े आ जाएंगे, तो इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ आज काफ़ी हद तक फिर से चेक एंड बैलेंस होती हुई आपको दिखेगी। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स थे जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। अब जरा ग्लोबल मार्केट्स के लिए शरद को जोड़ लेते हैं, ताकि आपको सिलसिलेवार तरीके से स्टेप बाय स्टेप बता पाएँ कि जब आप सो रहे थे या फिर सोमवार की छुट्टी में एंजॉय कर रहे थे तब ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा था, और उसके बाद उसका इम्पैक्ट आज इंडियन मार्केट्स में क्या होगा। शरद, गुड मॉर्निंग। जरा बताएं ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ है पिछले 24 से 48 घंटों में। गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले जो है मैं बता दूं कि बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो है ग्लोबली देखने मिले हैं। खासकर कि जो टैरिफ लेके जो अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, टू एंड फ्रो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन एक रिलैक्सेशन का टोन देखने मिल रहा है, एक नरमी दिखने मिल रही है एक रुख में। आप ऑफकोर्स टेक शेयर्स की बात करें तो डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 0.8% अप था, और लगातार 2 सेशन में देखें तो सारे ही जो टेक इंडिसेस है ग्लोबली, यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा था। एक रब ऑफ इफेक्ट आपको यूरोपियन में मार्केट्स में भी देखने मिला। और आज अगर एशियन मार्केट्स की भी बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव बायस से ट्रेंड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स टेक शेयरों में अच्छी तेजी आई थी, और जो रेसिप्रोकल टैरिफ है जो ट्रंप ने लगाया है, वहाँ पे उन्होंने रुख और एक नरम देखने मिली है। यहाँ पे खासकर कि स्मार्टफोन कंप्यूटर सेगमेंट में रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट दी गई है। लेकिन हम बता देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेमीकंडक्टर है, ये भी इस सेगमेंट में लागू हो चुका है। ट्रंप ने हालांकि उन्होंने कहा कि जो सेमीकंडक्टर फार्मा स्पेस है, यहाँ पे प्रोब यानी कि जांच के भी आदेश दिए हुए हैं, तो पूरी तरह कंप्लीटली उन्होंने पॉजिटिव नहीं कहा है, तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क रखा है। लेकिन टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड जो है हमें ये डेवलपमेंट देखने मिल रही है। और इंटरेस्टिंगली यूरोपियन यूनियन की भी अगर हम बात करें तो यूएस के जो काउंटर टैरिफ्स है उसको ऑन होल्ड कर दिया है जुलाई 14 तक। तो अभी वेट एंड वॉच पॉलिसीज हो रहे हैं, उतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स नहीं देखने मिल रहे हैं। और इंपॉर्टेंटली आज देखा जाए तो अर्निंग सीजन पे भी जो है फोकस आ रहा है धीरे धीरे बाजार का। बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी ग्रुप के नतीजे जो है यूएस में आज आने वाले हैं। और यूएस के जो 10 ईयर इन बॉन्ड है यहाँ पे देखे तो एक तेज़ गिरावट देखने मिली है। 4.5% का एक बड़ा आंकड़ा से हम डर रहे थे लास्ट वीक, अब वो थोड़ी कूल ऑफ हुई है। यूएस बॉन्ड लगभग 4.35% आ गई। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है डिम्पी, जिसे हम ट्रैक करते हैं, डॉलर इंडेक्स, वो 100 के लेवल से नीचे आ गई है, यानी कि ऑलमोस्ट 6 मंथ लोस पे आ गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है खासकर कि इमर्जिंग मार्केट्स को लेके। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है हम कहेंगे कि ग्लोबली जो संकेत है बहुत पॉजिटिव देखने मिल रहे हैं। हालांकि गोल्ड में थोड़ी सी कूल ऑफ ज़रूर हुई है, रिकॉर्ड हाई से ट्रेड कर रही है लगभग $3236 प्रति ऑस पे। और ब्रेंट ऑयल की बात करें तो ओपेक ने अपना ग्लोबल ऑयल डिमांड फॉरकास्ट को स्लैश कर दिया है, तो $65 प्रति बैरल पे जो है ये लेवल्स पे भी चल रहे हैं। बट इंपॉर्टेंटली डॉलर इंडेक्स जो है भारत के फेवर में आ गया है, तो बहुत सारे मैक्रो इंडिकेटर्स भारत के फेवर में आ गए हैं। एब्सोल्युटली शरद, बहुत शुक्रिया सारे के सारे ग्लोबल इंडिकेटर्स और विदेशी बाजार से संकेत जो हमारे बीच रखने के लिए। और इस वक्त अगर आप देखेंगे हरे निशान के साथ
निफ्टी इम्प्लाइड ओपन गिफ्ट निफ्टी जो है मजबूती का रुझान ऑलमोस्ट 400 अंकों की मजबूती दिखाते हुए एशियाई बाजार में भी शुरुआत अच्छी खासी होती हुई और हमें इनफैक्ट 2 दिनों के विदेशी बाजार के संकेतों को डाइजेस्ट करना है। जी हाँ, एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद वापस लौट रहे हैं हम और ये वाला हफ्ता भी भारतीय बाजार के लिए बेहद ट्रंकेटेड है। 3 ट्रेडिंग सेशन मंगलवार की सुबह, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन भी नहीं होने वाला, मार्केट हॉलिडे है और इसी के चलते फ्राइडे सेशन और बीती रात मंडे सेशन में विदेशी बाजार में जो कुछ हुआ वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर और शरद भी विस्तार से उसी के इंडिकेटर्स हमें बताते हुए। ऑन द फेस ऑफ इट रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर जो तकलीफें थी वो धीरे धीरे कम होती जो नजर आ रही है और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है विदेशी बाजार पर। अच्छी खासी मजबूती यूएस मार्केट्स में ओवरनाइट हमने देखी। इस वक्त एशियाई बाजार भी ठीक ठाक कामकाज करते हुए और इसी के साथ आप गिफ्ट निफ्टी के इम्प्लाइड ओपन भी ऑलमोस्ट 400 अंकों की मजबूती के साथ देख रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और भारतीय बाजार का रुख करेंगे और सबसे पहले विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशकों के आंकड़े यानी कि एफआईएस डीआईएस के डेटा आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे। 4 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक के डेटा पॉइंट्स आप एफआईएस के देख रहे हैं। कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली का दौर अब भी जारी है। यहाँ पर बिकवाली 11 अप्रैल के डेटा की अगर बात करें ऑलमोस्ट 2519 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं और इसी के ठीक सामने डीआईएस के डेटा की अगर बात करें वहां पर खरीदारी के डेटा पॉइंट जरूर देखने को मिलेंगे। अगेन 11 अप्रैल की ही अगर बात करें डीआईएस ने करीब 3760 करोड़ की खरीदारी की है। तो घरेलू संस्थागत निवेशक लगातार संभालने का काम करते हो, वहीं विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली का दौर अब भी जारी है। एफआईएस डीआईएस का एक्शन विस्तार से डिम्पी हमें बताएंगे। ओवर टू यू डिम्पी। देखिए, एफआईएस की होल्डिंग में करीब 25% का नंबर आया है। ये पहले 20% था, यानी कि 5% होल्डिंग्स बढ़ी है। दूसरा पॉइंट, अगर आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों को देखेंगे तो दोनों के अंदर बाइंग हुई है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाइंग हुई किस जगह पर है? 22,800 के लेवल पे हुई है। तो कल आपकी क्लोजिंग यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 22,800 के ऊपर क्लोजिंग है। देखिए, रोज रोज अगर आप डाटा को देखेंगे या रोज रोज उसका एनालिसिस करेंगे तो आप हो सकता है थीम में ज़्यादा बदलाव ना देखें, लेकिन अगर आप एक समग्रता में इसको देखेंगे तो मार्केट्स बहुत अच्छे हैंड्स में हैं। ऑल्दो 25% एफआईएस होल्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है, आई रिपीट माई सेल्फ, लेकिन फिर भी डीआईएस की होल्डिंग करीब 79% है। ये मैं इसकी इंपॉर्टेंस एक पॉइंट से आपको और बताता हूं कि कैसे देखो बाजार को ये 79 या 78% डीआईएस होल्डिंग बचा रही है। और एक और अच्छी चीज भी बताता हूं इसी नंबर्स में, वो है रिटेल की होल्डिंग का ना बढ़ना। देखिए, रिटेल थोड़ा सा इस बार मैं बोलूंगा कि स्ट्रेटेजिकली प्ले कर रहा है, ना ही वो डिप में प्लस कर रहा है, ना ही वो राइस पे सेल कर रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि रिटेल डिप पे प्लस नहीं कर रहा और ऊपर जाके बेच नहीं रहा? वजह बहुत फास्ट होना मार्केट का। विक्स 65% बढ़ता है, उसके बाद 10% गिरता है। स्टिल वॉलेटिलिटी इंडेक्स इतना ज्यादा है कि रिटेल जब तक किसी चीज को भांप पाएगा कि हम मंदी की तरफ या फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं या हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होते रहेंगे। आज आप देख के बताओ, क्या ये 400 पॉइंट मान लो जो गैप के साथ खुल रहा है, क्या ये रिटेल भांप सकता है? इसको नहीं भांप पाएगा, जल्दी जल्दी नहीं भांप पाएगा। ये हायर द वॉलेटिलिटी की वजह से हो रहा है। मार्केट में एक और चीज भी है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी, घनत्व ऑफ मार्केट, वो कम है। बैंक निफ्टी का तो आपको मैं बताऊं सिर्फ 72,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। मैं आगे चल के इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन मैं अपने आंसर को सिर्फ कैपिंग कर देता हूं एफआईएस और डीआईएस के नंबर पे। डीआईएस की होल्डिंग 78 से 79% है, रिटेल की होल्डिंग 57 से 58% अराउंड है, एफआईएस होल्डिंग 25% है और प्रो अकाउंट्स की होल्डिंग करीब 40% अराउंड है। प्रो अकाउंट्स मतलब फैमिली अकाउंट्स है ना, प्रोप्राइटरी अकाउंट्स कहते हैं इनको। पहले हम नहीं गिनते थे, अब हम गिनने लग गए हैं इसको, क्योंकि अब थोड़े क्रिटिकल है इसलिए हम इसको डालते हैं। अदरवाइज पहले 3 ही आप भी चेक कर लोगे तो काम बन जाएगा। एक और चीज, इंडेक्स ऑप्शंस का देखो। इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर जब तक थोड़ा थमता नहीं है, ये थमेगा कैसे? कैसे पता लगेगा कि नंबर थम रहा है? देखो, कम से कम 15,000 करोड़ से ऊपर का नंबर नहीं आया इंडेक्स ऑप्शंस में। आप देख रहे होगे, चलो आपको अगर यकीन नहीं तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। 90,000 करोड़ का नंबर, 66,000 करोड़ रुपए का नंबर, 55,000 करोड़ रुपए का नंबर और 33,000 करोड़ रुपए का नंबर। ये नंबर ह्यूज है।
जब जब इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर नंबर बड़ा आया है, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी उस दिन बहुत ज़्यादा रही है। इसका मतलब ऑप्शंस को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ हद तक राइटिंग में, कुछ हद तक सीधा सीधा फ्यूचर्स में। क्या ये सीधा रिटेल का काम होता है इतनी इंटेलिजेंस से काम करना? नहीं, ये इंस्टीट्यूशनल्स का काम होता है। और अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर या टोटल होल्डिंग के अंदर F5 का नंबर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। जो भी वो नंबर बड़ा आ रहा है इस पूरे क्वांटम में, वो इंडेक्स ऑप्शंस का आ रहा है। और लॉन्ग पोजीशंस जस की तस खड़ी हैं, वही 20 से 30% के बीच बीच में। तो सिर्फ मोटा मोटी बात बताने की यही है कि विद द हायर विक्स एंड विद द हायर इंडेक्स ऑप्शंस नंबर, आप वॉलेटिलिटी को और भी देखोगे। लेवल्स मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, 22,800 टर्निंग पॉइंट था, मार्केट ने 22,800 के ऊपर क्लोजिंग दी। 50,800 आपको याद होगा टर्निंग पॉइंट बताया था, 50,800 के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी 51,000 पे। तो दोनों ने अपने क्रिटिकल लेवल के ऊपर क्लोज किया। आज गैप मिल रहा है, हायर द विक्स में से कितना फॉल और होता है आज ये चेक कर लेना। दूसरा, बाजार अभी भी स्ट्रॉन्ग हैंड में है। स्ट्रॉन्ग हैंड की मैं एक और डेफिनेशन दे देता हूं आपको, 23,200 तक और 51,800 तक ये बाइंग ऑन डिप, सेल ऑन राइज का मार्केट है। ये 400 पॉइंट का जो रेंज है, आगे चल के मैं और डिस्क्राइब करूंगा, ये 400 पॉइंट की रेंज बाइंग ऑन डिप्स की मार्केट है। लेकिन आप कोई भी नई पोजीशंस लेते समय थोड़ा डिप मिले तभी आना, नहीं तो अभी मत आना। ओके, तो चलिए एफआईएस डीआईएस की होल्डिंग्स से ये संकेत मिलते हुए, लेकिन अब बात करते हैं इंडिसेस की और शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन की। फ्राइडे सेशन को अगर याद करेंगे, एक लंबे वीकेंड के बाद आज जरूर हम खुलने जा रहे हैं, लेकिन फ्राइडे सेशन में अच्छी खासी मजबूती के बीच ही बंद हुआ। बेंचमार्क इंडिसेस स्ट्रांग मोमेंटम के साथ खुले जरूर, क्योंकि ग्लोबल मार्केट एशियन पीयर्स की तरफ से काफी हद तक रिबाउंड मिलता हुआ दिखा। निफ्टी बुलिश नोट्स पर खुला और उसी के साथ साथ पॉजिटिव मोमेंटम जो है थ्रू आउट द डे जारी रहा। बैंक निफ्टी भी परफॉर्मेंस जो है वो दिखाता रहा ड्यूरिंग द एंटायर सेशन, और ब्रॉडर मार्केट्स भी बेंचमार्क इंडिसेस की तर्ज पर अच्छा खासा एक्शन दिखाते हुए हमने नजर आए। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक भी काफी ज्यादा मोमेंटम था और कई सारे सेक्टर्स, ऑलमोस्ट सारे के सारे सेक्टर्स मजबूती का रुझान दिखा रहे थे। निफ्टी की क्लोजिंग की तरफ अगर बढ़े, टेक्निकली निफ्टी ने बुलिश कैंडल थ्रू आउट द डे फॉर्म की, मेंटेन की, और उसके बाद हमने देखा 22,800 के लेवल्स के आसपास ही क्लोजिंग दिखाई। निफ्टी के लिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनके पास है, नई स्ट्रैटेजी जो बनाना चाह रहे हैं, डिम्पी स्ट्रैटेजी उनके लिए बताएं। सामने चार्ट के जरिए मैं पॉइंट्स रखूंगा, आप एक बार जरा निफ्टी का चार्ट दिखाइएगा। उसके अंदर हमने आपको डॉट डॉट वाली लाइन दिखाई हुई है। एक आदमी सामने उठ के ये भी हमसे कह सकता है कि ये ज़्यादा टेक्निकल्स है या ज़्यादा डाटा ओरिएंटेड है। मेरा ऐसा मानना है कि इस समय मार्केट कुछ इस तरह की, अगर आप डाटा की लीक को थोड़ा भी छोड़ के इमोशनल बैकग्राउंड पे चले जाओगे ना, तो बाजार आपको डिच मार सकता है। कैसे? क्या आपको कल्पना थी क्या 125% तक के टैरिफ चाइना के ऊपर लगेंगे और चाइना भी यूएस के ऊपर लगा देगा? ऐसा किसी को भी नहीं था। सबको पता था 10, 20, 30%, मैक्स टू मैक्स 50% तक जाएगा, लेकिन 100% भी पार हो जाएगा नहीं होगा। तो इसलिए ये बात सच है कि आपको डाटा की लाइन को पकड़ के रखना पड़ेगा, और इसलिए मैं आपको चार्ट सुबह सुबह दिखाता हूँ, सारे के सारे डाटा को एक एक पॉइंट करता हूँ। जिसको मैं खुद देखता हूँ वही मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसको मैं नहीं देखता आपके सामने बोलता तक नहीं हूँ मैं। फिर आप अपने वित्तीय सलाहकारों से उसके बारे में ज़रूर पता करें, जानकारी लें। हम एक व्यू पॉइंट रखने की कोशिश करते हैं, और मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन में नहीं जाता, अगर ये हो जाएगा तो फिर ये होगा, अगर ये होगा तो फिर ये होगा। जो सामने दिख रहा है उसी को देखो बॉस, प्रेजेंट में जियो, भविष्य में नहीं। अब आते हैं सामने, देखो आप ये चार्ट अगर आप देख रहे होंगे तो गौर से देखिएगा, डॉट डॉट वाली लाइन है और इस लाइन को हमने 22,800 के आसपास बात रखी है। ये 22,800 के आसपास इसने क्लोज भी किया है। आज गैप मिलेगा, हो सकता है हम इस गैप को हरे वाली लाइन से टकराएं। ये कौन सी लाइन है बॉस? ये है 23,000 की, और इसके ऊपर वाली ये येलो कलर की लाइन कौन सी है? ये 23,362 की है। ये बात क्लियर है कि मार्केट को गैप मिलेगा, और एक गैप, तीसरा गैप होगा। एक वाला ये है, एक ये गैप हो गया, और एक आज मिलने जा रहा है। तो 3 गैप मार्केट्स के पास ऑलरेडी आएंगे, तो मार्केट थोड़ा बहुत टकरा के हो सकता है रुक भी जाए। ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको बोला है कि 23,200-300 के रेंज तक ये बाइंग ऑन डिप्स का बाजार है। ये तोड़ फोड़ वाला मार्केट नहीं है।
ये 22,800 को जल्दी जल्दी तोड़ेगा नहीं। कौन सा लेवल हो गया? ये वाला लाइन। ऊपर जाते में दो रेजिस्टेंसेस हैं 23,200 300 तक। इसलिए बाजार की अगर आज मैं ओपन गिफ्ट निफ्टी के लेवल को ओपन में जोड़ भी दूं ना, तब भी आप 23,200 300 की रेंज को पार नहीं करोगे। तो आपको टकराना पड़ेगा, पार करने के लिए हिम्मत दिखानी पड़ेगी। इसलिए ये आपको ऊपर नीचे करना है टिल 23,200 तक। आई रिपीट माई सेल्फ, 22,800 से लेके 23,200 के बीच में मार्केट का एक चर्निंग बैंड है। सेल ऑन राइज, बाइंग ऑन डिप्स, बाइंग ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज। इसके 400 पॉइंट में आप करते रहना। जिस दिन 22,800 वीक हो जाएगा, यानी कि ये लाइन वीक हो जाएगी, फिर से मार्केट्स थोड़े वीकनेस वाले मोड पे आ जाएगा। जिस दिन 23,200 पार हो जाएगा मार्केट में, अगर एक्सपायरी जिंदा रही, यानी कि 3-4 दिन 5 दिन रहे डेरिवेटिव एक्सपायरी को, तो ये बाजार को और तेजी से उड़ाएगा और इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी 23,800 तक भी जा सकती है। बट कंडीशन अप्लाइड, 2-4 दिन में 23,200 को तोड़ना होगा, नहीं तो ये फोर्स एक्सपायरी का आपके ज्यादा काम नहीं आ पाएगा। ये मैं सारा कुछ आपके सामने रख रहा हूं। ये मैं सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हायर द विक्स है, 400 पॉइंट का स्विंग अगर निफ्टी पे नहीं आएगा तो विक्स जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। एक और चीज, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से भी निफ्टी ज्यादा खराब नहीं है। निफ्टी अभी भी 1 के नीचे चल रहा है। 1 के नीचे चलने का मतलब अभी भी हम थोड़ा ओवरसोल्ड है, तो मार्केट के पास गुंजाइश है। नए और पुराने लोगों को क्या करना है? नए वालों को तो थोड़ा मौका देख के करना है कि अगर आपको जैसे आज का गैप है तो आप क्या करोगे, 23,100 पे आप मान लो खुले, फिर आपके पास ज्यादा पाने को नहीं है तो वेट करो आप। लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको छोड़ना नहीं आपा, अपने 22,800 का ट्रेलिंग कर लो और 23,200 पे अगर आपको जमता है तो प्रॉफिट बुक करो, नहीं जमता तो ऊपर की रेंज के लिए भी खड़े रहो। ध्यान रखना 22,800 के नीचे जाते हैं हम हल्के हाथ से वीक होंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया ऑप्शन ट्रेडर्स वालों के लिए, क्योंकि आज गैप बड़ा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा मौका छूट जाएगा। आप थोड़ा देख के काम करना। ऑप्शंस वाले आज थोड़ा रुक भी जाएंगे तो कोई गुरेज नहीं है। निफ्टी पर तो ये स्ट्रैटेजी गिरावट में खरीदारी और तेजी पर बिकवाली, सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी है। लेवल्स किस तरह से फ्रीज होते हैं, गिफ्ट निफ्टी इम्प्लाइड लेवल्स जो है उसका सहारा कितना मिलता है, विदेशी बाजार से जो पॉजिटिव संकेत है, इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट में इन पर्टिकुलर निफ्टी पर कैसा पड़ता है, इस पर खास नजर रहेगी। लेकिन आइए अब बैंक निफ्टी पर भी फोकस करते हैं। फ्राइडे सेशन की ही अगर बात करें, बैंक निफ्टी ने भी गैप अप ओपनिंग दिखाई, उसके बाद उसी गैप को मेंटेन करते हुए पॉजिटिव मोमेंटम के साथ थ्रू आउट द सेशन कामकाज किया और बुलिश मोमेंटम के साथ ही क्लोजिंग भी देखने को मिली। 51,000 के मार्क के पार करीब 762 अंकों की टू बी प्रिसाइज क्लोजिंग हरे निशान के साथ बैंक निफ्टी ने दिखाई है। डिम्पी, बैंक निफ्टी के लिए आज के सत्र में स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग की है अपने क्रिटिकल लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग की है, जबकि आप निफ्टी का जो चार्ट देख पा रहे थे उसके अंदर लाइंस ऊपर थी और आपकी क्लोजिंग नीचे थी, जबकि बैंक निफ्टी के अंदर जस्ट रिवर्स है, लाइंस नीचे है यानी कि सपोर्ट नीचे है और आप इसके ऊपर खड़े हो। और ये 2 चरणों में आपकी ब्रैकेट बनी हुई है, आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे तो ये है पहली मंजिल। ये तो बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है जिसको हम 48,000 कहते हैं। ये तो कभी ही नहीं टूटा मार्केट से, भले टैरिफ की शुरुआत हुई और टैरिफ का एंड हो रहा हो, तो मार्केट ने 48,000 वाली ब्रैकेट को तो नहीं तोड़ा। दूसरी ब्रैकेट जिसको बार बार हिट करता था, यानी कि रेजिस्टेंस बनाया फिर नीचे गया, फिर रेजिस्टेंस बना के तोड़ा, कंसोलिडेशन हुआ, वो रेंज है 50,100 या 50,000 वाली लेवल। तो मार्केट जब तक 50,200 300 के ऊपर खड़ा है तो डरने की बात नहीं है। दूसरा पॉइंट, 51,000 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। मार्केट का जो कंसोलिडेशन एरिया है, मैंने थोड़ा चार्ट बड़ा कर दिया, आप देखेंगे ये पूरा कंसोलिडेशन एरिया है। ये शुरू कहां से हो जाएगा? ये शुरू हो जाएगा आपका 51,200 300 से और आपका 52,000 तक जाएगा। 51,000 आपने ऑलरेडी क्लोज किया है। ये जो 1000 पॉइंट है, जो आगे के 1000 पॉइंट है, ये कंसोलिडेशन के पॉइंट्स है। इसलिए मैंने आपको पहली लाइन जो बताई वो यही बात बताई कि जब भी आप ऊपर जाएं, अगर आपके फाइनेंशियल्स अलाउ करते हैं, आपके वित्तीय सलाहकार आपको अलाउ करते हैं, आपका अपना ज़मीर आपको अलाउ करता है और आपके पास पैसे आए हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसके ऊपर बाजार नहीं जाएगा, इसके ऊपर भी बाजार जाएगा, लेकिन हो सकता है फिर से डिप लेके फिर ऊपर जाए।
तो आप छोटी छोटी जॉबिंग करते रहो। देखो, इन्वेस्टर के साथ साथ थोड़ा थोड़ा स्विंग ट्रेडर बनना ना बहुत समझदारी का काम होता है। प्योर इन्वेस्टर, प्योर स्विंग ट्रेडर्स थोड़ा दिक्कत है। आजकल ब्लेंडिंग का ज़माना है, आप भी अगर ब्लेंड कर जाओ, थोड़ा स्विंग ट्रेडर थोड़ा इन्वेस्टर, तो बात बन सकती है। बैंक निफ्टी में क्रिटिकल लेवल के साथ मैं क्लोज करूंगा। रंजानी और वैशाली पारिक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब सपोर्ट का बात, 50,000 अहम सपोर्ट, 50,300, 50,500 दो अहम एरियाज हैं एज एन सपोर्ट के। ये मैं 500 पॉइंट इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि विक्स बहुत बड़ा है। अगर विक्स थोड़ा भी छोटा होता ना तो मेरे को 200-300 पॉइंट के नीचे के स्टॉप देने पड़ते, क्योंकि अब 500-500, 700 पॉइंट के स्टॉप इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि हायर द विक्स है। अभी भी आप ये बात पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है या कुछ भी खराब नहीं है। मान लो कोई एक नेगेटिव खबर आई तो बाजार को डराएगी भी, और कोई एक अच्छी खबर आई तो बाजार को उड़ाएगी भी। इसलिए विक्स ऊपर खड़ा हुआ है, अभी भी पूरी तरह से डाउन नहीं हुआ। अब आते हैं लेवल्स पे। ऊपर जाते समय 51,000 पे आप बंद हो, 51,500, 51,800 ये आपके लिए रेजिस्टेंस लेवल हो जाएंगे। मेरे को लगता नहीं कि 51,800 अगले 2 से 4 दिनों में, यानी कि टिल फ्राइडे तक हम 51,800 को बहुत अच्छे से पार करके क्लोज करेंगे। ऐसा मेरा थोड़ा डाटा अभी तो नहीं बता रहा है। एक तो मैं इसकी वजह बताता हूँ, एक तो इसका ओपन इंटरेस्ट काफ़ी कम है। निफ्टी में डेंस नहीं है, बैंक निफ्टी में डेंस नहीं है, ताकत नहीं है, हल्का है, बहुत लाइट है ना। तो ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ नहीं होती है। आप कमज़ोर टाइप हो तो आपको धक्का देंगे तो आगे उड़ जाओगे, ऐसे करके थोड़ा डेंस होना जरूरी था। थोड़ा सा ये पॉइंट है। थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि इसके अंदर 2-4 बैंकों ने ही अपनी जगह बना रखी है और बैंकों का पार्टिसिपेशन 100% नहीं आ रहा। तो मैं इसके साथ रहूँगा जिन्होंने भी पोजीशंस ले रखी हैं। 50,300 का अहम सपोर्ट, 50,800 का अहम सपोर्ट, और ऊपर आते समय रेजिस्टेंस 51,500, 51,800 का हो गया। ऑप्शंस वालों को काम करना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि एक तो गैप आ रहा है और दूसरा भी विक्स हाई है। आज विक्स कितना टूटता है ये तय करेगा कि ऑप्शंस वालों को अंदर आना है कि नहीं आना। ध्यान रखना, हर चीज़ में विक्स को जरूर जोड़े रखना। जब तक विक्स को आप हटा दोगे ना अपनी नज़र से तो आप भी उसी भावनाओं में ना बह जाओ। इसलिए विक्स, पुट कॉल रेशियो, RSI, ये सारी चीज़ें, 3-4 चीज़ें जो आप रेगुलरली अगर आप भी फॉलो करते हो तो इसको बैक टू बैक चेकिंग में डालते रहना। किरण जानी और वैशाली पारिक अब दो मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम की आज शुरुआत कर रहे हैं। मंगलवार का दिन, उम्मीद करते हैं मंगल में होगा सबके लिए। गिफ्ट निफ्टी तो ये बात दिखा ही रहा है। किरण सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच आज समय फिर से देने के लिए। वैशाली मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज टाइम निकालने के लिए। वैशाली मैम आपसे कर रहे हैं शुरुआत आज इंडेक्स की फिर से। आप और मैं एक ही थॉट प्रोसेस में थे कि पहले 22,800 आ जाए तो फिर हम और जर्नी देखेंगे, क्योंकि 22,800 एक मेक ब्रेक लेवल था। फाइनली मार्केट ने छोटे सेशन में फ्राइडे वाले दिन इसको कंप्लीट किया, क्लोज भी किया, आज गैप भी मिल रहा है। अब हम 23,200 तक भी जा सकते हैं क्या, एक तो ये पूछना मेरे को आपसे, और दूसरा प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है कि हमको डिप्स वापस मिलते रहेंगे। मार्केट देख रहे हैं तो रोज गैप अप से ही शुरुआत होती है। आज भी हम देख रहे हैं एक ट्रंकेटेड वीक था और ग्लोबल मार्केट्स का एक पॉजिटिव व्यू है। सो 23,200 जैसे आप भी बता रहे हैं एक नियर टर्म मॉडल है। मुझे लग रहा है जिस तरह से ये मोमेंटम शुरू हुआ है 23,500 वुड बी द नेक्स्ट टारगेट। सो ग्रेजुअली मेरे हिसाब से अपवर्ड मूव ही रहेगा और नियर टर्म सपोर्ट अभी एलिवेट होता जाएगा 22,800 की तरफ। सो मेरे हिसाब से खरीदारी का मौका है एज लॉन्ग एज 22,800 सपोर्ट इज हेल्ड ऑन, और ग्रेजुअली हम 23,500 टू 24,000 लेवल्स के भी प्रोजेक्टेड टारगेट्स दिख रहे हैं। और बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स अब तक तो आउट परफॉर्म करता ही आया है, बट जैसे कि हमने फ्राइडे देखा कि मेटल इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स, एनर्जी इंडेक्स, ये सभी में थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेशन है। ऑल्सो इज अ केस विद FMCG एंड फार्मा। सो आई थिंक रोटेशनल मूवमेंट चालू रहेगा और ग्रेजुअली निफ्टी ऊपर जाता रहेगा। ठीक है, डन। तो आप भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं और भी लगता है कि थोड़ा रुक रुक के चलेगा, एकदम से तोड़फोड़ तो नहीं मचाएगा, लेकिन हाँ ग्रेजुअली मार्केट ऊपर जा सकता है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स पे है। किरण सर आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल से करें शुरुआत। गुड मॉर्निंग, आज अपनी अपनी ट्रेडिंग कॉल पहले बता दीजिए, फिर विशाली मैम से पता करेंगे।
वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो काफी बुलिश है। सो डेफिनेटली देयर आर फ्यू सेक्टर जहां पे रिसेंटली जो भी हमने देखा कि हाई वोलेटाइल सेशन था उसमें भी स्टॉक ने अपने प्रीवियस सपोर्ट को होल्ड रख के ही ट्रेडिंग किया था। तो पहला है वो सीमेंट सेक्टर है। तो सीमेंट सेक्टर में ऑलरेडी हमने अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी के बारे में डिस्कस किया था और वहां पे काफी अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिले थे। अब दूसरा जो सीमेंट में ही वो दालमिया भारत का स्टॉक है। दालमिया भारत हाई वोलेटाइल था लेकिन कहीं ना कहीं अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज को संभाल के ट्रेड कर रहा था। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें 1800 के लेवल के आसपास दिख रहा है। 1810 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे 1810 के आसपास। ऊपर में 1850 का टारगेट 1 से 2 दिन में आ सकता है एंड 1790 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा दालमिया भारत के अंदर। दूसरा जो स्टॉक है वो HDFC LIC रहेगा। HDFC LIC के स्टॉक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न या तो दूसरा अगर आप इंट्राडे चार्ट देखोगे तो वहां पे एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट जिसका ब्रेकआउट लेवल 665 660 था। उसके बाद मल्टीपल टाइम स्टॉक ने वहां पे सपोर्ट लिया। साथ ही साथ 200 दिन की मूविंग एवरेज भी अभी 665 के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो एक लॉन्ग टर्म पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिल रहा है HDFC लाइफ में। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो 685 के आसपास की क्लोजिंग हम लॉन्ग करके जाएंगे। 705 का टारगेट 102 दिन में आ सकता है एंड 669 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। दालमिया भारत एंड HDFC लाइफ हमारी तरफ से बाय कॉल रहेगी। ठीक है, HDFC लाइफ हो गया, डालमिया भारत हो गया। दो ऐसे ट्रेड हैं जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये जो मेहमान हैं इसमें प्रॉपर अच्छी रिसर्च करके आते हैं और अगर आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड खुद से भी रखना चाहें, देखिए कई बार चैनल के लिए मुश्किल हो जाता है, मल्टीपल कॉल्स होती है, लेकिन अगर आप किसी भी गेस्ट को फॉलो करते हैं ना, उसका सबसे आसान तरीका है आप सिर्फ 4 से 5 दिन उनकी ट्रेडिंग कॉल्स को नोट कर लो। आपको खुद पता लग जाएगा कि आप अगर उनको फॉलो कर रहे हैं और आपको ठीक लग रही है उनकी कॉल्स, तो आप अच्छा पैसा बना के निकलेंगे। उसमें आपकी रिसर्च कम, उनकी रिसर्च ज़्यादा, बट आपका कन्विक्शन साथ में अगर जुड़ जाए तो फिर अच्छा पैसा बन सकता है। सारी कॉल्स में ट्रेड ना करें, जिसमें भी लिमिटेड आपको लगता है आपका कन्विक्शन हाई है वो ज़रूर ट्रेड करें। ठीक है, डालमिया भारत हो गया और साथ ही HDFC लाइफ भी हो गया। वैशाली मैम से उनकी ट्रेडिंग कॉल्स ले लें, फिर रचना मैम भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी, स्क्रीन पे मेरे को दिख रही है। रचना मैम शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। वैशाली मैम आपके ट्रेड प्लीज़। तो दो स्टॉक्स जो मैंने चुने हैं वो अभी पिकअप आना बाकी है और टेक्निकली आई थिंक वेल प्लेस्ड है। सो एक है जियो फाइनेंस, 230 का प्राइस है क्लोजिंग पे, 222 का स्टॉप लॉस रहेगा और 260 के टारगेट्स के लिए मैं पोजिशनल बाय कह रही हूँ। और एक बार ये स्टॉक एक बार 234 को के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर ऑन स्ट्रेंथ दिख सकती है। सो ये लेवल्स को ध्यान में रखिए। दूसरा है कोल इंडिया, 382 के स्टॉप लॉस के साथ 415 एक ट्रेडिंग टारगेट रहेगा। ठीक है, डन। कोल इंडिया इंटरेस्टिंग शेयर लग रहा है मेरे को यहाँ पे, क्योंकि इसकी क्लोजिंग अच्छी है, डेरिवेटिव्स का डाटा अच्छा है और थोड़ा और भी चल सकता है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज तो इन्वेस्टर्स का फैंसी काउंटर है, 400 तक पहुंचा हुआ शेयर आज 200 सवा 200 में फिर से मिल रहा है। देखा जाए तो ये शेयर भी नोटिसेबल हो जाएगा। रचना मैम गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेड प्लीज। गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से जो दो ट्रेड्स रहेंगे उसमें एक रहेगा इंडिगो, जिसके फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करना चाहेंगे। और इंडिगो फिलहाल 5176 के करीब है फ्यूचर्स पे, और ये काउंटर जब तक 5100 के ऊपर बना रहेगा तब तक यहाँ पे पॉजिटिविटी फर्दर बिल्डअप होने के चांसेस हैं। और ये काउंटर अपसाइड पे 5250 एंड 5300 की तरफ जाते हुए हमें नजर आ सकता है। 5250 का 5250 एंड 5300 का टारगेट एंड 5100 का स्टॉप लॉस, इसके साथ हम इसको लॉन्ग करेंगे। और दूसरा जो हमारा काउंटर रहेगा दैट वुड बी हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो में हम फ्यूचर्स पे 382 पे बैठे हुए हैं। ये काउंटर जब तक 380 के ऊपर रहेगा तो यहाँ पे भी पॉजिटिविटी के चांसेस है, जो इस काउंटर को 385 एंड 387 की तरफ लेके जा सकते हैं। आपके दोनों शेयर्स जो है ना मैम वो थोड़ा क्रूड ओरिएंटेड हैं और उसमें से एक तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, उसमें क्रूड के साथ साथ छुट्टियों का सीज़न भी है। अभी तो 3 दिन की एक्सटेंडेड छुट्टी आई तो ज़्यादातर हिल स्टेशन से खबर आई कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे के जाम लगे। तो आप देखिए लोगों को बाहर निकलना है और घूमने फिरने की आदत तो है, बाहर जाना भी चाहते हैं और इंडिगो वन ऑफ द बेस्ट प्ले हो सकता है। 65% मार्केट का शेयर लेके बैठा है तो ये एक अच्छा प्ले है और क्रूड $65 का चल रहा है। दूसरा HPCL भी आपका क्रूड सेंसिटिव है। मेरे को लगता नहीं जब तक ईरान से कोई पंगा होगा तब तक क्रूड के दाम बढ़ेंगे। हाँ, ईरान से अगर कुछ हो जाती है नोक झोंक
तो हो सकता है शायद क्रूड के दाम कुछ बढ़ जाएं, लेकिन अभी तो एंजॉय कीजिए जब तक ये नहीं होता। $65 के क्रूड पे HPCL और इंडिगो 2 कॉल्स हैं रचना मैम की तरफ से। अब अपने दोनों सहयोगी को भी जोड़ लेता हूँ, शरद को भी और साथ ही वरुण को भी। वरुण के पास ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स वगैरह की सारी जानकारी है। शरद आपको खबरों वाले शेयर्स बता देंगे। तो पहले शरद से शुरू कर लेते हैं, स्टॉक्स एंड न्यूज़ यानी कि आज के खबरों वाले शेयर्स। बताएं शरद प्लीज़। जी बिल्कुल, सबसे पहले अर्निंग्स पे भी फोकस डाल देते हैं। यहाँ पे ओरिएंट सीमेंट के नतीजे जो हैं कमज़ोर आए हैं। देखा जाए तो रेवेन्यू 7% गिरा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। पैट की भी बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लगभग 40% का गिरावट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आया है। एंड ऑफ कोर्स जिनके ओपन ऑफर के जो रिएक्शंस है, एनालिस्ट का मानना है कि यहाँ पे जो है नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। खबरों वाले शेयर्स में PNB पे नज़र रखिएगा। यहाँ पे जो बैंक लोन फ्रॉड केस में जो फ्यूजिटिव बिजनेसमैन मेहुल चोकसी हैं, उनको जो है बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। लगभग 14,000 करोड़ का ये स्कैम था, तो इस पे भी जो है नज़र रहेगी। PNB के लिए सेंटिमेंटली पॉजिटिव है। डॉक्टर रेड्डी लैब ने भी जो है क्लैरिफिकेशन दी है कि उन्होंने अपनी 25% वर्कफोर्स को नहीं निकाला गया है और जो क्लेम्स आ रहे थे मीडिया आर्टिकल से वो गलत है। मैक्रो ड्रग डेवलपर्स के लिए भी जो है पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, जहाँ पे जो है दोनों लोढ़ा ब्रदर्स के जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है वो हो गई है उनके ब्रांडिंग को लेके, तो स्टॉक के लिए जो है सपोर्टिव ज़रूर है। औरोबिंदो फार्मा की बात करें तो यहाँ पे FDA अप्रूवल आई है ब्लड क्लॉट ट्रीटमेंट ड्रग की। वही जाइडस लाइफ की बात करें तो यहाँ पे भी US FDA अप्रूवल आई है मस्कुलर डिस्ट्रोफी ट्रीटमेंट ड्रग को लेके। इन्फोएज अलग स्टॉक रहेगा। 7 मई को डिसाइड किया, रिकॉर्ड डेट रखा है शेयर स्प्लिट के लिए, और जो शेयर स्प्लिट रेशियो है 1:5 का है, यानी कि एक शेयर के बदले 5 शेयर्स की शेयर स्प्लिट होगी। टाटा पावर की भी बात करें तो 10.9 गीगावाट कैपेसिटी अटेन की है NTPC के साथ, और एक 200 मेगावाट का PPA जो पावर परचेज एग्रीमेंट होता है वो भी साइन किया गया है। हैवल्स 600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले गोल्डी सोलार पे, जो सूरत बेस्ड कंपनी है, और यहाँ पे इंगेज करने वाले मेनली मैन्युफैक्चरिंग और ऑफ सोलर मॉड्यूल्स के लेकर। अभी ये इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा है, ऑफ कोर्स सवाल तो ज़रूर उठेंगे कि इस समय क्यों इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो हैवल्स के लिए थोड़ी सी न्यूट्रल या नेगेटिव हो सकता है। और वालचंद नगर की बात करें इंडस्ट्रीज़ के, तो यहाँ पे कंपनी ने लॉकआउट जो अनाउंस किया है अपने सातारा प्लांट में, महाराष्ट्र में वर्क में इश्यूज़ आ रहे हैं, और कंपनी एक्सपेक्ट करे कि उनके जो प्रोडक्शन लॉस है वो 10 लाख रुपए प्रतिदिन हो सकता है। तो वालचंद नगर पे भी नज़र रखिएगा। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, जहाँ पे आज एक्शन देखने मिलेगा। लेकिन हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं वरुण। जो इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस क्या क्या आए हैं वो द वीकेंड, अभी लॉन्ग वीकेंड भी था, 3 दिन था, ट्रंकेटेड वीक भी है आज, लेकिन ब्रोकरेजेस भर के आए हैं। डेफिनेटली, तो लॉन्ग वीकेंड की आपने जिक्र किया तो उससे मैं शुरुआत करूंगा, और इसी पे एक रिपोर्ट आई है वो है इंटरग्लोब एविएशन पे। जाहिर सी बात है, डिम्पी भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि लॉन्ग वीकेंड है, सबने अपने छुट्टी का मूड बना लिया है, तो मोतीलाल ने भी मूड बना लिया है स्टॉक को अपग्रेड करने का। उन्होंने न्यूट्रल से, मोतीलाल ओसवाल ने इंटरग्लोब एविएशन को अब बाय की सलाह दे रहे हैं। प्राइस टारगेट जो है 50-50 यानी कि 5,050 से बढ़ा के 6,550 का दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन प्ले में ये बेस्ट प्ले है, और जो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में आगे चल के ग्रोथ आएगी उसको प्ले करने के लिए इंटरग्लोब एविएशन जो है वो सबसे बढ़िया स्टॉक है। इनका जो ब्रेंट क्रूड का अजम्पशन है वो भी इन्होंने कम कर दिया है, पहले करीब 70 के आसपास रखा था, वहाँ से अब इन्होंने कम कर दिया है, तो उसका फ़ायदा जो है वो भी इस कंपनी को मिलेगा। और साथ ही साथ इनका कहना है कि स्टॉक के जो वैल्यूएशंस है वो भी अच्छे लग रहे हैं। आगे चल के 28 से 38% के आसपास का एबिटा और मुनाफे में ग्रोथ जो है वो ये देख रहे हैं, तो उसके चलते इंटरग्लोब एविएशन को फ़ायदा होगा, इसके लिए इसको अपग्रेड किया गया है। तो सबसे पहला स्टॉक ये है, यहाँ पे रखिएगा नज़र। अब बात करते हैं HDFC बैंक की, तो गोल्डमैन की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, 2087 का इन्होंने लक्ष्य रखा है। इनका कहना है कि जो सेविंग डिपॉजिट रेट्स जो है उसको इन्होंने कम किया है, ये जून 2020 के बाद में सबसे कम है। ये कहीं ना कहीं एक बात और दर्शाता है कि जो डिपॉजिट्स है इस बैंक के पास अच्छे खासे आ रहे हैं, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। आगे चल के जो सेविंग रेट कट किया है उससे मार्जिन प्रेशर जो है वो थोड़ा बहुत कम होते हुए नज़र आ सकता है, ये गोल्डमैन का कहना है। अब बजाज फाइनेंस और SBI कार्ड्स पे नज़र रखिएगा, क्योंकि एलारा ने इन दोनों स्टॉक्स को अपग्रेड किया है। इनका कहना है कि सबसे पहले बजाज फाइनेंस देखिए, यहाँ पे लक्ष्य जो है 8892 से बढ़ा के 11161 का किया है, यानी कि 11,161 रुपये का किया है। इनका कहना है कि जो भी एसेट क्वालिटी की चिंता थी वो अब दूर होते हुए नज़र आ रही है, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेज सेट फॉर एलिफेंट टू डांस येट अगेन, यानी कि ये एक बड़ा एलिफेंट है जो फिर से नाचने के लिए तैयार है। अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूँ तो अच्छी खासी ग्रोथ जो है आपको देखने मिल सकती है। SBI कार्ड को भी अपग्रेड किया इन्होंने, एक्यूमुलेट की रेटिंग, प्राइस टारगेट जो है
796 से बढ़ा के 965 का कर दिया है, तो यहाँ पे भी आप नज़र रखिएगा। और आखिरी में ओरिएंट सीमेंट एलारा की रिपोर्ट है, बिकवाली की सलाह है 225 के यहाँ पे लक्ष्य दे रहे हैं, कमज़ोर नतीजे हैं। उसके बाद इनकी बिकवाली की सलाह आई है। इनका कहना है कि स्टॉक भी जो है वो कमज़ोर है, ओपन ऑफर से ज़्यादा इस कंपनी को फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसके लिए अभी भी बिकवाली की सलाह बरकरार रख रहे हैं। ओके वरुण, भले ही छोटी ही सही लेकिन एक छुट्टी के बाद वापस लौटे हैं, ट्रैवल करके वापस लौटे हैं, फ्रेश नजर आ रहे हैं। शुक्रिया वरुण। शरद, आप दोनों का ही खबरों वाले शेयर्स और ब्रोकरेजेस के रेडार पर क्या कुछ है हमें बताने के लिए, और एक एक करके सारे के सारे स्टॉक्स पर विस्तार से हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत का दौर भी शुरू करते हैं। शुरुआत करना चाहेंगे बजाज फाइनेंस से। बजाज फाइनेंस के स्टॉक को एक बार पुल अप करेंगे। सबसे पहले तो ब्रोकरेजेस के रेडार पर हैं, एलारा की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और यहाँ पर टारगेट्स जो है वो भी बढ़ाए, 8,892 से बढ़ाकर 11,161 के। रैशनल क्या है एलारा की रिपोर्ट के, लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन बजाज फाइनेंस में पर्टिकुलरली पिछले 6 महीने में जहां मार्केट में वॉलेटिलिटी और कमजोरी देखने को मिली, इस स्टॉक ने परफॉर्म कर दिखाया। अगर पिछले 6 महीने के चार्ट्स बजाज फाइनेंस के आप देखेंगे, मजबूती के साइंस देखने को मिले हैं। सो क्लियरली वॉलेटाइल मार्केट्स में भी स्टॉक ने देखिए ऑलमोस्ट 30% की तेजी दिखाई है। वैशाली जी, गुड मॉर्निंग। बजाज फाइनेंस पर सबसे पहले आपका टेक जानना चाहेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। सो यस, बजाज फाइनेंस एक अच्छा सा ट्रेंड मेंटेन कर चुका है। राइट नाउ इट इज इन अ साइडवेज मूव, बट अगर लंबे समय का नजरिया देखेंगे तो आई थिंक 8200 का एक अच्छा सा सपोर्ट है। सो ये सपोर्ट को ध्यान में रख के पोजिशनल ट्रेड की तरह बाय किया जा सकता है। फर्स्ट टारगेट वुड बी 9200 और उसके बाद 9800 एंड हायर। सो ये व्यू बन रहा है, बिकॉज अगर हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, मंथली चार्ट देख रहे हैं, ये सभी में स्ट्रेंथ दिख रही है। सो बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी। में खरीदारी के मौके बजाज फाइनेंस में ढूंढने हैं, स्ट्रेंथ है चार्ट्स में और आगे भी स्ट्रेंथ जो है बिल्कुल नजर आएगी। अच्छी खासी मजबूती दिखा चुका है। अगर एंट्री अपॉर्चुनिटीज जरूर इसमें एंट्री करनी चाहिए और एग्जिस्टिंग पोजीशंस तो बिल्कुल बरकरार रखनी चाहिए। इस बीच फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेस पर, फार्मा सेगमेंट पर ही फोकस रहेगा और चुनिंदा कंपनियां हैं जिस पर खबरें भी आना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन फोकस रेडार पर सबसे पहले तो ऑरोबिंदो फार्मा और जाइडस लाइफ, दोनों ही कंपनियों को अपनी दवाइयों के लिए यूएस एफडीए से अप्रूवल्स मिले हैं, जिसके चलते ये फोकस में रहेंगे। खबरों वाले शेयर्स की सूची में भी इसे हमने ऐड किया है। किरण जी, गुड मॉर्निंग। आपसे जानना चाहेंगे ऑरोबिंदो फार्मा, जाइडस लाइफ, दोनों न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट है, लेकिन टेक्निकली चार्ट्स पर कैसे नजर आते हैं? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। सो ओवरऑल अगर हम ऑरबिंदो फार्मा की बात करें तो ऑरबिंदो फार्मा में एक स्ट्रॉन्ग बेस 1050 के आसपास बनाया था। उसके बाद एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी आया था। 100 दिन की मूविंग एवरेज जो 1220 तक थी, वहां तक स्टॉक ने एक रैली दी, लेकिन कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वॉलेटिलिटी और टैरिफ वॉर के चलते हुए जो फार्मा के ऊपर एक हेडविंग्स था, उसके चलते स्टॉक ने वापिस अपना जो प्रीवियस बॉटम था 1050 उसके आसपास एक नया बॉटम बनाया है। 3 दिन से लगातार मल्टीपल डोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न बन रही है और बुलिश रिवर्सल भी हमें देखने को मिला, हिडन बुलिश रिवर्सल ऑन आरएसआई। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सेटअप है। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है यहाँ पे 1000 रुपए का, लेकिन बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। आज के गैप अप में चेज नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई भी खरीदारी का मौका मिले हमें 1100 से लेके 1080 के बीच में या उससे भी नीचे, तो डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए 1000 के स्टॉप लॉस के साथ। और ऊपर में कहीं ना कहीं 1220 1230 जो उसका प्रीवियस टॉप बना था, वहां तक के टारगेट्स हम देख रहे हैं। जैसे ही वो क्रॉस करेगा तो जो 200 दिन की मूविंग एवरेज 1300 वहां तक कहीं ना कहीं ऑरबिंदो फार्मा जा सकता है। दूसरा जाइडस लाइफ साइंस की बात करें तो जाइडस के लाइफ साइंस के जो ओवरऑल चार्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, एक कंटिन्यूसली फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है कि मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिला है, लेकिन कंडीशनल बाय रहेगा। उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 870 880 का था। तो अगर आज के गैप अप में 870 880 के ऊपर जाइडस लाइफ साइंस होल्ड रखता है स्टॉक, तो भी हमें बाय करना चाहिए, अदरवाइज मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। तो 880 के ऊपर जाइडस लाइफ हम बाय करेंगे, रेस्ट अवॉइड की सलाह रहेगी। अलग अलग स्टॉक्स पे जो भी आपको रिकमेंडेशन मिल रही है, लिखतम और वक्तम दोनों काम कर रहे हैं, आप सुन भी रहे हो और लिखतम की फॉर्म में स्टैंपिंग भी हो रही है। इसके अंदर क्या करना है, होल्ड करना है, बाय करना है, वेट एंड वॉच करना है। अगर लेवल्स भी हैं तो हमारे प्रोड्यूसर साहब वो भी आपको बाकायदा छाप के दे रहे हैं ताकि आपको वो भी नोटिस हो पाए। एनी हाउ, स्टॉक एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं, यानी कि फटाफट से शेयर्स लेंगे। आज शेयर्स में थोड़ा इसलिए ज़्यादा लेना चाहता हूँ क्योंकि आपके पास फ्राइडे का सेशंस का बढ़िया ट्रेड आया हुआ है। आज गैप आ रहा है, पता होना चाहिए ना गैप के बाद हमको एक्चुअली में करना क्या है, नहीं तो गैप ऊपर नीचे करेगा फिर आप फंस ना जाएं। दीपक नाइट्रेट
विशाली मैम जरा जल्दी से देख के बताएंगे इसमें क्या करना चाहिए, हमारे को लगता है थोड़ा और चलेगा। तो आई थिंक दीपक नाइट्राइट एकदम एग्जॉस्टेड है सेलिंग में, तो आई थिंक ये बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ये जा सकता है 1980 to 2000 लेवल्स तक। ठीक है, तो इसको होल्ड कर लें और बाय भी कर सकते हैं। जहां पर आपको लेवल समझ में आए वो आप लेवल्स हमको बताते जाइएगा, हम बकायदा उसको नोटिस भी करते हैं। हेवल्स भी ऐसा ही बंद हुआ है। हेवल्स का एक बार जरा चार्ट दिखाएं स्क्रीन पर, 4.5% ऊपर है। रचना मैम एक बार आपका ट्रेड हेवल्स पर। हेवल्स के ऊपर जहां तक बात है, तो यहाँ पे हम फ्यूचर्स पे करीब करीब 1537 पे बैठे हुए हैं। और मेरा ये मानना है कि जो एक दो दिन से स्ट्रेंथ दिखाई है काउंटर ने, जो मोमेंटम दिखाया है, वो ओवरऑल मार्केट के सपोर्ट के साथ आगे फर्दर डेवलप हो सकता है और काउंटर को करीब करीब 1550 और 1570 तक लेके जा सकता है। ओवरऑल पॉजिटिविटी जब तक सस्टेन होगी तब तक, जब तक 1510 के ऊपर फ्यूचर्स बने रहेंगे तब तक ये पॉजिटिविटी बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है, टाटा की एक कंपनी है टाटा टेक, 610 रुपए के आसपास की बंद है। डेरिवेटिव डाटा काफी अच्छा है, 2-2.5% ऊपर बंद हुआ है। किरण सर एक बार जरा चेक करो तो टाटा टेक को 6% का एडिशन भी है इसके अंदर, आप जरा देख के बताइए और चलेगा। सो टाटा टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो आईपीओ के बाद स्टॉक कंटिन्यूअसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। उसके जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसने भी मल्टीपल टाइम उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की लेकिन फेल हुआ। अब वापस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है, 3 बार पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। मल्टीपल डोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी देखने को मिल रही है। और जिस तरह से डेरिवेटिव डेटा में हमने देखा कि 2 दिन से लगातार हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर है और ओवाई भी इंक्लूड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लॉन्ग बिल्डअप हमें यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट लेवल है 630 आज के दिन में। ऑफ कोर्स गैप अप के बाद अगर 630 का लेवल होल्ड रखता है ये काउंटर, तो देयर आर चांसेस कि हम 700 तक की एक रैली टाटा टेक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 630 का लेवल ध्यान रखिए, आफ्टर ओपनिंग अगर ये कंटिन्यू होल्ड रखता है तो लॉन्ग करना चाहिए 600 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 700 के टारगेट के लिए। आपकी नज़र आईटी कंपनीज पर भी होगी कि आईटी कंपनीज के आज परफॉर्मेंस अच्छा देंगी। देखो मैं आपको ना 2-3 शेयर बताता हूँ, शायद ये आपको आज जल्दी जल्दी कवर कर जाए। एक बार जरा शॉर्टिंग हुई थी लास्ट सेशन में टीसीएस की, बट आप गिरावट देखो उसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बार दिखाना जरा टीसीएस को, ये पोस्ट नंबर्स का रिएक्शन भी है। ठीक है, आप देखो सिर्फ 15 रुपये गिरा है। एक दिखाओ कफोर्ज को, कफोर्ज ये भी दिखाना, इसके अंदर भी परसेंटेज में आपको बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये 2 ही शेयर अभी तो मेरे को आईटी के अंदर लग रहे हैं कि जिनको प्राइमा फेसी चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। विशाली में इन दोनों शेयर्स को जरा चेक करो, कफोर्ज और टीसीएस। अगर आज आप मेरे को वैल्यू हंटिंग करनी है सिस्टम में तो मैं शायद आईटी पे आऊँगा आज। और मैं ये देख रहा हूँ सबसे कम गिरे कौन से शेयर्स थे, तो मेरे को 2 शेयर दिखे ये। तो यस, टेक्निकली टोटली ओवरसोल्ड है तो बाउंस बैक आना ही है, बिकॉज नैस्डैक भी एक पॉजिटिव बाउंस दिख रही है। बट आई थिंक मेरे हिसाब से आप एलटीआई माइंडट्री भी देखिए, दैट टू इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। 4000 का एक सपोर्ट है, तो मेरा ध्यान ज्यादा एलटीआई माइंडट्री मुझे सही लग रहा है। परसिस्टेंट इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। सो आई थिंक ये सब स्टॉक्स, सभी स्टॉक्स में ध्यान देना चाहिए जिसमें मोमेंटम जल्दी पिकअप दिखता है। सो फिलहाल मेरा पॉजिटिव व्यू रहेगा ये 2 स्टॉक्स पे। ट्री परसिस्टेंट सिस्टम आईटी सेगमेंट की अगर बात करें, इन पर्टिकुलर आईटी स्पेस में छोटी मझौली कंपनियां हैं जिस पर फोकस होना चाहिए। आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमने देखी, लेकिन इसके ठीक बाद सेंटिमेंट्स धीरे धीरे डेवलप होते हुए ज़रूर नजर आए हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट विवेक कारवा भी जुड़ गए हैं। आइए उनसे आईटी सेक्टर पर एक फंडामेंटल नज़रिया भी जान लेते हैं। विवेक, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। आईटी सेक्टर से ही शुरुआत करेंगे। वैशाली जी ने अपना टेक्निकल नज़रिया बताया ऑन ए लॉन्ग टर्म प्ले, क्योंकि आईटी सेक्टर कनेक्टिंग सेक्टर है। ग्लोबल मार्केट में जो उठापटक हो रही है उसका एक असर ग्लोबल बाजारों में होता है, नैस्डैक पर होता है, इवेंचुअल इम्पैक्ट फिर डोमेस्टिक आईटी कंपनियों पर भी। ओवरऑल आईटी सेक्टर के सेंटिमेंट्स आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग सबको। देखिए, आईटी पे मैंने बाई रिकमेंडेशंस कई बार पहले भी दिया है और ये मेरा मानना था कि ये जो टैरिफ गेम खेला जा रहा है दुनिया में, ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि अब यूएस में भी जो प्रेशर्स है काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो अब प्रीलिम्स आते रहेंगे यूएस में भी, छोटे छोटे इलेक्शंस। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप भी इसके लिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि प्रीलिम्स वगैरह आए उसके पहले तो जो करना वो करके निकल जाए।
तो ये अब ज्यादा नहीं टिकने वाला। और आईटी अगर आप इंडेक्स वाइज देखो तो मतलब करीबन 31,000 46,000 से आके 31,000 के एरिया में पड़ा है, और ये लेवल है आपको अक्टूबर 2023 का। तो वैल्यूएशन वाइज काफी कंफर्ट मुझे दिख रहा है आईटी में। और मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे कुछ भी हो, अगर कंपनीज अगर शिफ्ट करती है बेसिस यूज में भी, तो उनका कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं होने वाला है। और जो भी है मतलब आप चाहे कान सीधा पकड़ो या हाथ घुमा के पकड़ो, ये जॉब्स वापस इंडिया में आने ही वाली है। तो जो रिजल्ट्स भी आए टीसीएस और कोफोर्ज वगैरह के, ये मैंने देखा था, तो कोई खास इम्पैक्ट वहां पे भी दिख नहीं रहा है। ऑफ कोर्स अब सैलरी डिले टीसीएस में क्यों है, ये तो मुझे आज ही बैठ के देखना पड़ेगा, मैं भी ट्रैवलिंग में था। लेकिन जो कंफर्ट लेवल अभी आईटी में है, डेफिनेटली आपको बाइंग यहाँ पे देखनी चाहिए। और वैल्यूएशन वाइज भी डाउन साइड आपका बहुत मिनिमल रहेगा, और अपसाइड आपको यहाँ से काफी मिल सकता है। तो जैसे मैंने कहा 46 से लेके आपको अगर अक्टूबर 2023 का अगर लेवल मिल रहा है, तो यहाँ पे यू कैन नॉट फेल। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो हाँ, छोटा मोटा 2-3% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में आपको हो सकता है कि डबल डिजिट रिटर्न्स भी मिल जाएगा। तो बिल्कुल फंडामेंटल एक्सपर्ट की तरफ से भी मोहर लगती हुई और टेक्निकल एक्सपर्ट वैशाली जी ने भी आईटी सेक्टर पर अपनी चुनिंदा प्लेयर्स, अपनी चुनिंदा स्क्रिप्ट्स जो हैं पसंदीदा हमारे सामने रखी हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स और साथ साथ मिड कैप एंड लार्ज कैप आईटी प्लेयर्स पर खास तौर से नजर रहेगी। बाजार खुलने के साथ किस तरह के लेवल्स यहाँ पर पैन आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। क्विकली हमारे सारे टेक्निकल एक्सपर्ट से एक एक स्टॉक स्पेसिफिक उनका नजरिया मैं जानना चाहूंगी। और ध्यान रखिएगा, अब रिजल्ट सीजन भी शुरू हो चुके हैं। निफ्टी साथ ही एफएनओ और उसके इतर कैश की कंपनियों के नतीजे एक एक कर आना शुरू हो जाएंगे। और इसी की तर्ज पर इरेडा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रोलाइफ जैसी कंपनियों के नतीजे आज आने वाले हैं। जियो फाइनेंस के स्टॉक पर भी नजर होनी चाहिए। और रचना जी, गुड मॉर्निंग, आपसे राय जानना चाहेंगे। 17 अप्रैल को कंपनी के नंबर्स आने वाले, और नंबर से ठीक पहले एक्सचेंजेस पर यह खबर भी आई है कि कंपनी अपनी फर्स्ट कैश रिवॉर्ड डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर्स को दे सकती है। जियो फाइनेंस हमने देखा 4.25% की तेजी दिखा रहा था फ्राइडे सेशन में, आपकी राय क्या होगी? देखिए, जियो फाइनेंस का जब गिरावट भी आ रहा था तब भी एक बिलीफ थी कि 200 के आसपास ये काउंटर जो है एक 200-205 के जोन में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाना चाहिए। राउंड फिगर भी है और चार्ट ने एक बार ही लो वहां बनाया भी, तो उसके बाद और उम्मीद बनती थी। वो चीज एक्चुअली फ्रक्टिफाई भी हुई है। वहां से जो मूवमेंट शुरू हुई 230 तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है। परसेंटेज वाइज टर्म्स में ये अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। तो एक बेस तो बना है, स्ट्रॉन्ग बेस बना है। और मेरे हिसाब से अगर आपका लॉन्गर टर्म नजरिया है तो इस तरीके के काउंटर में आगे जाके कोई तो दिक्कत आने का चांसेस लो रहता है कंपेयर टू मेनी अदर नेम्स। यहाँ पे ये काउंटर अब जब तक भी 200-205 के अंदर का जो सपोर्ट है उसको होल्ड करता रहेगा, तो धीरे धीरे करके ये चीज आगे फर्दर पॉजिटिव साइड पे बिल्ड होनी चाहिए। और ये काउंटर हमें आने वाले टाइम में 250 को क्रॉस करता हुआ और नेक्स्ट 3 मंथ्स ऑफ पीरियड दिखना चाहिए। 250 क्रॉस करेगा तो फिर 270-80 के टारगेट्स के लिए स्टॉक ओपन हो जाएगा। लेवल्स और उसके ठीक बाद 270-280 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। पॉजिटिव नजरिया जियो फाइनेंस पोजीशंस को जरूर इंटैक्ट रखेगा। वैशाली मैम, एचडीएफसी बैंक पर गोल्डमैन सैक्स की बुलिश रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय बरकरार रखी गई है और साथ ही लक्ष्य जो है 2087 के बता रहे हैं। सेविंग्स रेट में कमी से मार्जिन्स पर सुधार का भी अनुमान इस रिपोर्ट में जताया गया है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में एक तो एसबीआई और साथ ही एचडीएफसी बैंक, दोनों बैंकिंग मेजर्स पर आपका टेक? तो शुरुआत करें एचडीएफसी बैंक। आई मीन इट वाज हार्डली अफेक्टेड इवन बाय मार्केट विप्सर्स। सो मेरे ख्याल से ये अंडरकरंट तो टोटली पॉजिटिव है। 1740 का सपोर्ट है, और ट्रेडिंग टारगेट के लिए अगर हम देखेंगे तो 1880 का एक टारगेट दिख रहा है। सो दिस इज द रेंज दैट आई वुड लुक एट राइट नाउ। तो 1740 के सपोर्ट के साथ मैं खरीदने की सलाह दूंगी। और दूसरा है एसबीआई। सो एसबीआई भी कंपैरेटिवली काफी एक स्ट्रेंथ दिखा चुका है, बट फिलहाल हम देखें कि थोड़ा एक बेरिश कैंडल बनी थी। बट नियर टर्म में अगर देखूं तो 740 730 का सपोर्ट है, और एक बार ये स्टॉक 785 को क्रॉस करता है तो आई थिंक इट इज रेडी फॉर अ टारगेट ऑफ 820। सो 730 के सपोर्ट के साथ थोड़े डिप में खरीदा जा सकता है। रचना मैम, आज आपके जो भी शेयर्स थे ना वो क्रूड ओरिएंटेड थे। आपने पेंट वाले शेयर्स चेक किए थे क्या? स्पेशली बर्जर पेंट, क्योंकि वहां पे ना अनवाइंडिंग का प्रेशर है।
या तो ये थोड़ा और ऊपर आएगा या तो थोड़ा और ड्रैग करेगा। मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू द डाटा ये ऊपर जल्दी जल्दी नहीं आना चाहिए। फिर भी एक बार आप चेक कर लो, क्योंकि आपने इसी थीम पे 2 शेयर दिए, HPCL और इंडिगो। जी, बर्जर पेंट्स की जहां तक बात है, इसमें स्ट्रेंथ ऑलरेडी मोमेंटम पर बनी हुई है, पॉजिटिव साइड पे इसकी मूवमेंट ऑलरेडी है। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे हम 530 के आसपास प्राइस में बैठे हुए हैं, और ये काउंटर आगे जाके हमें इसी तरीके से अगर क्रूड का सपोर्ट इसको बना रहा, विच इज एन इनपुट फॉर सच कंपनीज, तो ये काउंटर जब तक भी 500 के ऊपर रहेगा तो इसमें पॉजिटिविटी जो बनी है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, और आगे जाके हम 550, 580 एंड इवन 600 को ओवर अ 6 months ऑफ टाइम निकालने चाहिए। ठीक है। विवेक कारवा भी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक सर, एक और बात बताइएगा, ये गर्मी का प्रकोप थोड़ा और भी बढ़ सकता है, अभी भी कोई वैल्यू हंटिंग करनी चाहिए, या फिर ये सबको पता है गर्मी तो आ ही रही है और ये डिस्काउंटेड भी है मार्केट्स में? हम सब तो यही कहते हैं ना टीवी स्क्रीन पर, आप भी यही मानते हो कि मार्केट इज़ ए फ्यूचरिस्टिक मशीन। ये तो जो भी खबर आने वाली होती है उसको पहले ही डिस्काउंट कर रही होती है प्राइस के अंदर। तो जितने भी गर्मी से जुड़े हुए शेयर्स हैं, इन सब ने गर्मी को डिस्काउंट कर लिया सर? देखिए, गर्मी आएगी ये तो मतलब कोई क्या बोलते हैं कि कोई सीक्रेट बात नहीं है, सबको मालूम है, और काफी हद तक प्राइसेस में ये डिस्काउंटेड भी है। लेकिन इस ऐसा हुआ है कि लकीली क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल और डाउन साइड में है, बेरिश फेज में है, तो इसके कारण आपको जो भाव है वो नॉर्मल तरीके से कम मिल रहा है। मतलब यही समझ लीजिए कि पिछले साल अगर होता तो जो वैल्यूएशन आज आपको मिलते, इससे डबल वैल्यूएशन पे स्टॉक्स चल रहे थे। तो उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये बाय रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जैसे वर्लपुल 2400 जाके आज भी आपको 1800 के आजू बाजू मिल रहा है। या फिर आप बाकी कंपनीज भी देख लीजिए, सिंफनी देख लीजिए जो नॉर्थ इंडिया में काफी चलेगी गर्मियों में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको लॉन्गर टर्म के लिए फिर भी बाई करना चाहिए। और पर्टिकुलरली जो स्टॉक आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो, अभी रिसेंटली इसके पेरेंट ने स्टेक भारत की कंपनी में घटाया है, करीबन 55% से लेके 25%। अब क्या होगा कि वर्लपुल के पास ज्यादा क्षमता रहेगी कि वो लोग ज्यादा एक्सपेंशन कर सके, और जो कैपिटल है उसको बेहतर तरीके से यूज भी कर सके। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे कुछ कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं, आपको जरूर देखना चाहिए। और लकीली क्योंकि मार्केट भी डाउन है, इसके लिए गर्मी का भाव आपको पूरी तरीके से इसमें फैक्टर्ड इन नहीं है। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। तो एक थेमेटिक है थोड़ा, इसलिए हमने आपसे पता कर लिया कि आपका इस पे व्यू पॉइंट क्या है, तो आपने अच्छे से बता भी दिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। हुए हैं और टेक्निकल और फंडामेंटल एक्सपर्ट्स की किरण जानी, रचना वैद, वैशाली पारेख और विवेक कारवा हमारे साथ लगातार बने हुए बाजार पर अपनी एनालिसिस आपके लिए लेकर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से तेजी के शुरुआत के संकेत मिलते हुए महज 2 से 3 मिनट में प्री ओपन लेवल्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। और इस वक्त अगर आप देखें, मजबूती के साथ बाजार के खुलने की पूरी तैयारी नजर आ रही है। शुक्रवार का सेशन पॉजिटिव रहा, सारे के सारे मेजर सेक्टोरल इंडिसेस में मजबूती थी, और यही मजबूती क्या आज भी कायम रहेगी या नहीं, इसी पर हम सभी की नजर होगी। थोड़ी ही देर में करेंसी की ओपनिंग, कमोडिटी मार्केट्स का टेक, सारी की सारी चीजें आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होती हुई नजर आएगी। निफ्टी मेटल इंडेक्स टॉप सेक्टोरल गेनर रहा। रचना जी, हिंडाल्को, जिंदाल स्टील जैसे काउंटर्स थे जहां पर मजबूती देखने को मिली, और फ्राइडे सेशन में इसी सेक्टर पर काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला था। हालांकि सारे के सारे सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आउट परफॉर्मेंस मेटल इंडेक्स से थी। अब ब्रोकरेजेस के रेडार पर भी ये सेक्टर आने लगा है। आपके चुनिंदा प्लेयर्स निफ्टी मेटल इंडेक्स से? जी, मेरे चुनिंदा प्लेयर्स जो रहेंगे मेटल में, उसमें एक रहेगा हिंडाल्को और एक रहेगा टाटा स्टील। हिंडाल्को की जहां तक बात है, ये काउंटर 602 के करीब बैठा हुआ है फ्यूचर्स पे, और जब तक ये काउंटर 590 के ऊपर बना रहेगा तो इसमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी एक पॉजिटिव अपस्विंग बन सकता है, जो इस काउंटर को 620-25 तक लेके जा सकता है। एंड 550 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें मीडियम टर्म का भी ट्रेंड पॉजिटिव रहने का पूरा चांस है। एंड टाटा स्टील की जहां तक बात है, तो इसमें 134 के करीब हम बैठे हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से जब तक 130 के ऊपर रहेगा तो यहाँ पे भी पॉजिटिविटी बनी रहने के चांसेस है। लेकिन ये मेटल काउंटर्स पे हमेशा एक डिप के बाद बाइंग करेंगे तो सेफ्टी ज्यादा रहेगी। एंड लॉन्गर टर्म के हिसाब से टाटा स्टील में 110 के ऊपर जब तक काउंटर रहेगा
तो पॉजिटिव रहना चाहिए। गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की राय मेटल काउंटर्स पर बनती हुई। किरण जी, एसबीआई पर एक राय आपसे जानना चाहेंगे। पिछले हफ्ते क्रेडिट पॉलिसी अनाउंसमेंट में ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती, उसके ठीक बाद बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स फोकस में रहे और एसबीआई बैंक की अगर बात करें ब्याज दरों में करीब 1/4% की कटौती एसबीआई की तरफ से भी आती हुई दिखी है। एसबीआई नहीं, उसके अलावा भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर अब फोकस रहेगा जरूर। 1.5 से 2% की तेजी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एसबीआई ने देखी थी, आपकी राय? सो ओवरऑल आपने बताया वैसे आरबीआई की पॉलिसी के बाद डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी एक्सपेक्टेड है। पर्टिकुलरली एसबीआई की अगर हम बात करें तो रिसेंटली जिस तरह का उसने नीचे के लेवल से रेजिलियंस दिखाया था, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हमने 730 के आसपास देखा, उसके बाद 780 तक गया। वापस वहां से ये जो टैरिफ की वजह से जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी उसमें कहीं ना कहीं वापस 730 के आसपास उसने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। तो मेरे हिसाब से 730 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक उसके नहीं नीचे जाते हैं तब तक एसबीआई के अंदर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए कोई भी डिप के अंदर या करंट मार्केट भाव के आसपास भी 730 का मेंटेन कीजिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है यहाँ से थोड़ा लंबा नजरिया रखिए, कहीं ना कहीं 800 प्लस के टारगेट आप एसबीआई में देख सकते हो। तो डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है विवेक सर, एक क्वेश्चन आपसे और पता करना था। आपने नो डाउट इसमें काफ़ी स्टडी भी कर रखी होगी, वो है केमिकल्स वाले शेयर्स। देखते एक तो वैल्यू अंडर वैल्यूड थे, चले नहीं, 2024 के मिड से ही टूटना शुरू हुए, तो 2025 मिड तक अभी तक तो नहीं चले। अब खबर मार्केट में यही है कि आपको पता है कि यूएस और चाइना के बीच में टिट फॉर टैट चल रहा है। जब तक ये मामला पूरी तरह से ठंडा होता नहीं तब तक शायद इन सारी कंपनीज के लिए एक बेनिफिशियरी हो सकता है। इनको मार्केट का नया देश मिल सकते हैं, दूसरा भाव अच्छे मिल सकते हैं, तीसरा प्लेसमेंट कर सकते हैं अपनी अच्छी है एज एन ए क्लाइंट। तो आपको इन कंपनीज में कुछ वर्थ दिखती है? एसआरएफ, टाटा केमिकल्स, यूपीएल जो 60 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करता है। तो डिम्पी जी, मैं कोई खास पॉजिटिव नहीं हूँ इस पे। ये 1-2 दिन की चांदनी जो बोलते हैं वो होगी, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे भारत में जो केमिकल, इनफैक्ट कई ऐसे केमिकल्स है भारत में, इनफैक्ट कुछ कुछ क्लाइंट्स भी मेरे केमिकल्स में डील करते हैं, वो यही बोलते हैं कि कुछ भी कर लो, हमको इंपोर्ट चाइना से फिलहाल अभी भी करना पड़ेगा। ठीक है, वो उसकी जो इंपोर्ट की मात्रा है वो धीरे धीरे, बहुत ही धीरे कम हो रही है, लेकिन ये नहीं है कि आपको ओवरनाइट पूरा का पूरा शिफ्ट होते हुए दिखेगा। तो वैल्यूएशन वाइज भी जितनी भी केमिकल कंपनीज है बाजार में आज के दिन भी कोई सस्ती नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये शिफ्ट ऑफ ट्रेड जो हम लोग सब सोच रहे हैं कि ओवरनाइट होगा, ये भी नहीं होने वाला है। और फाइनली एंड ऑफ द डे क्या होने वाला है कि टैरिफ टैरिफ खेलते खेलते दोनों देश ये भी सोचने लगेंगे कि नुकसान हमी का हो रहा है। तो जब तक भारत को फायदा होता है ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट नहीं है। तो इसके लिए अगर ऊपर जाते हैं, इसके ऐसे सेक्टर ऊपर जाता है तो आपको देखना चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा बहुत मुनाफा आपको करके जाना चाहिए। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन। एक और शेयर भी है सोना कॉमस्टार, जैसे हमने लास्ट टाइम भी इसके बारे में चर्चा की थी। क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है इसकी, 5%, और डाटा वगैरह भी ठीक है इसका। फ्यूचर्स में 9% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। सोना BLW के नाम से मिलेगा आपको। हाँ, एक बार वैशाली मैम आप इसको चेक करोगे, सोना BLW या सोना कॉमस्टार डालोगे तो आएगा। तो ये स्टॉक ऑफ कोर्स टोटली ओवरसोल्ड है, काफी करेक्ट हो चुका है, राइट फ्रॉम रीसेंट हाई ऑफ 640 टू अभी 440। सो आई थिंक फिलहाल कुछ ट्रेंड रिवर्सल जरूर नहीं है, बट बाउंस बैक की उम्मीद रख सकते हैं 400 के सपोर्ट के साथ। ये स्टॉक अगर राइट डायरेक्शन में फॉलो ऑन बाइंग आई तो आई थिंक 460 इज द हर्डल। 460 को क्रॉस करता है तो आई थिंक ये स्टॉक दोबारा जा सकता है 480 टू 500 लेवल्स। ठीक है, पॉइंट टेकन है। इस शेयर के बारे में पता कर लिया। 16 पैसे मजबूत खुल रहा है रुपया इस समय। ये अच्छी बात है कि 16 पैसे की मजबूती है। एक समय ऐसा था जब हम करीब $87 तक पहुंच गए थे, 87 रुपये का $1 हो गया था। थोड़ी रिकवरी हुई है, इससे अच्छा है आपकी देश की करेंसी को थोड़ी स्ट्रेंथ मिल रही है। और अगर आज 16 पैसे मजबूत है तो ये जो गैप आपको मिलेगा ना आज 300 पॉइंट का करीब करीब, ये भी टिक सकता है। अभी तो इंडिकेटिव टिक्स चल रहे हैं, इसलिए फाइनल कॉल नहीं लेते, पहले एक बार सेटल हो जाए फिर देखेंगे। आप एक काम कर लीजिए, 9 बजे की जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिसको हम नवरत्न शेयर्स कहते हैं, वो एक बार आपके सामने ले आते हैं। शरद जरा बता दीजिए आज के 9 अहम स्टॉक्स।
जी बिल्कुल। सबसे पहले HDFC बैंक पे नज़र रखिएगा। इन्होंने जो अपनी सेविंग्स रेट पे जो लगभग 25 बेसिस पॉइंट घटाया और गोल्डमैन सैक्स का बड़ा अपग्रेड भी आया है। खरीदारी की राय है और जो लक्ष्य है 2087 रुपीज़ पर शेयर का स्टॉक के लिए सपोर्टिव भी है। दूसरा स्टॉक रहेगा ओरिएंट सीमेंट। यहाँ पे कमज़ोर चौथे तिमाही के नतीजे देखने मिले हैं। रेवेन्यू, पैट और एबिटा चारों ही आप कहें तो एनालिस्ट एस्टिमेट से कमज़ोर आया है। मैक्रो डेवलपर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। दोनों ही लोढ़ा भाई के बीच जो है सेटलमेंट हो गई है और ये जो ब्रांड विवाद है वो अब सुलझ गया है। स्टॉक के लिए बहुत सपोर्टिव है और एक पॉजिटिव मोमेंटम आज देखने मिल सकता है। औरोबिंदो फार्मा की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है। US FDA के अप्रूवल आई है और ये जो है ब्लड क्लॉट ट्रीटमेंट ड्रग है उसको लेके है, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। हैवल्स की बात करें तो बोर्ड ने खुद कंपनी के ही बुक्स में अप्रूव किया है 600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गोल्डी सोलार में। आप नेट जो इसको न्यूट्रल या नेगेटिव कहेंगे क्योंकि ओवरऑल इसकी टोटल एप्लीकेशन क्या होने वाली है उस पे जो है ऑफकोर्स बाजार पे थोड़ा सवाल ज़रूर उठाएगा। इन्फो एज की बात करें तो May 7 को रिकॉर्ड डेट रखा है शेयर स्प्लिट के लिए और जो शेयर स्प्लिट रेशियो है 1:5 रहने वाले हैं, यानी कि अगर आप एक शेयर होल्ड करते तो शेयर स्प्लिट के बाद ये शेयर जो है 5 शेयर्स हो जाएंगे। तो इन्फो एज के लिए भी नेट पॉजिटिव है। वालचंद नगर अगला स्टॉक रहेगा। यहाँ पे हम देखें तो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया है। सातारा प्लांट की जो है क्लोजर की बात हुई है जहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन लॉस लगभग 10 लाख प्रति जो है दिन होने वाली है, तो ये नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है वालचंद नगर इंडस्ट्रीज़ के लिए। वही अगर शुगर थीम या डिस्टिलरी थीम के बारे में बात करें तो आज पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो लग सकता है। प्राज इंडस्ट्रीज़ ले लीजिए, बलरामपुर चीनी ले लीजिए। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि 2030 तक 30% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हो सकता है। तो ओवरऑल पूरे ही शुगर सेगमेंट और बाकी जो इकोसिस्टम है आज सारे स्टॉक्स अच्छे मूवमेंट दे सकते हैं वॉल्यूम्स के हिसाब से। और आखिर में इंटरग्लोब एविएशन रहेगा नज़र में। मोतीलाल ओसवाल की बड़ी अपग्रेड आई है, न्यूट्रल से बाई कर दिया है। टारगेट प्राइस भी जो है 5050 से बढ़ा के 6550 रुपीज़ पर शेयर कर दिया है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आपको एक्शन दिखेगा आज। शरद, बहुत शुक्रिया 9 के 9 रत्न शेयर्स हमारे बीच रखने के लिए। इस सूची में बैंक्स एंड फाइनेंशियल से जुड़ी कंपनियां हैं, फार्मा सेक्टर से जुड़ी कंपनियां हैं, टाटा पावर, इन्फो एज, हैवल्स और साथ ही वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, इन सारे के सारे स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। लेकिन इस बीच मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे जानते हैं बाजार खुलने से पहले उनके फोकस रेडार पर क्या कुछ है। चंदन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप ट्रैवल कर रहे थे, राइट? गुड मॉर्निंग मानसी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ट्रेवल कर रहा था और पिछले 6-7 दिन दुबई था और आज वापस अर्ली मॉर्निंग बैक टू वर्क, बैक टू मुंबई। ओके, गुड टू सी यू। या थैंक यू सो मच। हैंगओवर जरूर है बट अगेन बैक इन एक्शन एंड मार्केट भी अच्छा खासा रिकवरी नीचे से दिखा रहा है। तो आई थिंक द हाई स्प्रिट ऑफ द ब्रूस खलीफा विल कंटिन्यू टू सी ऑन द टेक्निकल चार्ट ऑफ निफ्टी। सो इंडेक्स की हम बात करें तो आई थिंक नीचे के लेवल से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। बड़े स्विंग्स यहाँ पे देखने को मिले पिछले 3-4 दिन में और आई बिलीव कि अभी जो बॉटम बना 21,750 वो एक टेम्परेरी और परमानेंट बॉटम की तरह वर्क करे ऊपर में 23,300 तक के बाउंड के लिए। तो आई बिलीव कि एक बार 22,500 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। हालांकि आज एक गैप अप ओपनिंग हो रहा है बट कहीं ना कहीं हम 23,300 और फिर 23,750 तक के टारगेट निफ्टी में लगा रहे हैं। और बैंक निफ्टी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ ज्यादा है। रिसेंट का जो डिक्लाइन आया था वो स्मार्टली खरीदारी में तब्दील हुआ है। बैंक निफ्टी में जो प्राइस पैटर्न बना है वो साफ इंडिकेट कर रहा है कि 52,000 का जो रिसेंट स्विंग आई है वो सरपास होते हुए नजर आएंगे। सो दोनों इंडाइसिस में पॉजिटिव बायस के साथ नए मोमेंटम और नए स्विंग के लिए प्ले करने की सलाह रहेगी। चंदन जी, साथ ही आपके स्टॉक्स भी बता दीजिए, कौन से स्टॉक से बाजार खुलने से ठीक पहले आपके रेडार पर? बिल्कुल, देखिए बैंक्स की बात करें तो एक तो हमारे रेडार पे HAL रहेगा। HAL में मोमेंटम है और मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और इनफैक्ट जो प्राइस पैटर्न बना है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे सर्ज बनना चाहिए। क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो 4,050 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 4400 तक के टारगेट बनने चाहिए। दूसरा, जब बैंकिंग परफॉर्म कर रहा है तो आप बैंकिंग फाइनेंशियल को मिस नहीं कर सकते। बजाज फाइनेंस हमारा एक प्रेफर्ड नाम हमेशा से रहा है जहाँ पे हम पॉजिटिव बायस रख रहे हैं। वहां पे 8,800 के सपोर्ट से कहने की 9,400 तक के पोजिशनल टारगेट बन रहे हैं। तो डिफेंस में HAL और बैंकिंग फाइनेंशियल में बजाज फाइनेंस, ये 2 प्रेफर्ड काउंटर रहेंगे जहां पे अभी भी और तेजी की गुंजाइश बन रही है। देखो, छुट्टी होने के कई बार फायदे और कई बार नुकसान भी होते हैं। फायदा यह है कि आज कितना बढ़िया ट्रेड आपको ओपन का मिल रहा है।
करीब 540 पॉइंट ऊपर निफ्टी खोल रहा है। जो भी आप देख रहे थे गिफ्ट निफ्टी, उसमें क्लब हो गया है वो छुट्टी वाला हिस्सा भी आपका। तो देखिए क्या शानदार खुला है, और करीब 1300 पॉइंट ऊपर निफ्टी। सर अभी आप 52,000 की बात बोल रहे थे ना चंदन सर, 52,000 तो स्क्रीन पे दिख रहा है, 52,300 दिखाओ जरा एक बार बैंक निफ्टी सर को तो, और एक बार जरा निफ्टी भी दिखाओ। 23,200 की बात हम बोल रहे थे आज, ये तो 23,200 के ऊपर खोल रहा है। ये देखो आप 1300 पॉइंट ऊपर खोल रहा है, ठीक है। अभी क्योंकि मेरे पास विक्स के नंबर नहीं है, मैं विक्स देखता तो मेरे को और अच्छा लगता। अभी भी 20 का विक्स है, इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन विक्स घटना चाहिए। जितना घटेगा आप थोड़े नॉर्मल हो जाओगे, नहीं तो एबनॉर्मल ट्रेड्स आते रहेंगे स्क्रीन पर। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, रिलायंस और HDFC बैंक दोनों के पास आज गैप जो है ना 2% से ज़्यादा का है। एक बार जरा स्क्रीन पर वो शेयर्स भी दिखाना आप। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 2.5% और HDFC तो बकायदा 3% होगा। एक काम आप और कर दो, एक बार जरा IT के 3-4 बड़े शेयर और दिखाओ, जरा TCS दिखा दो, इन्फोसिस दिखा दो। प्रॉब्लम सिर्फ वहीं थी, इससे पहले इन्होंने जो मैंने आपको शेयर्स दिखा रहा हूँ इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। TCS खोल रहा है 2%, थोड़ी देर पहले हमने पता किया था अभी रचना मैम से, इन्फोसिस खोल रहा है 2%। एक काम आप और कर दो, जब इतना कर ही रहे हो आप तो एक बार जरा L&T और HUL भी दिखा दो, दोनों शेयर्स भी दिखा दो। थोड़े डिफेंसिव हैं ये, तो थोड़ा आपको और आइडिया लग जाएगा कि डिफेंस वाली जगह पर भी क्या हो रहा है। L&T 2%, अब HUL दिखाओ, HUL 1.5%, वेरी गुड। तो जितने शेयर्स हमने आज देखे, या अमूमन हम वेटेज के हिसाब से चेक करते हैं, सब में बढ़िया ट्रेड मिल रहा है। चंदन सर आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 52,000 आना चाहिए था, 52,200 पे पहला टिक आएगा, इनफैक्ट 300 पे। हमारे हिसाब से 23,200 तक जाना चाहिए था आज मार्केट, लेकिन ये तो पहले ही 23,200 को खोल रहा है। खुलते ही क्या करना है सर, खुलते ही क्या देखिए, करना है? बिल्कुल खुलते में तो खरीदारी की सलाह दूंगा। और देखिए 6 दिन दुबई रहने के बाद में ब्रूस खलीफा के टॉप के साथ मार्केट में और बुलिश बायसनेस समझ में आ रहा है मुझे। तो आई थिंक एक ही मैसेज सीख के आया हूँ, स्काई इज द लिमिट एंड द व्यू प्रूव्स इट। एंड आई थिंक बैंक निफ्टी उसके लिए तैयार है। 52,000 तो मैं इमीडिएट बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से यदि जो कैलकुलेशन वर्क कर रहा है बैंक निफ्टी में, अगले 1 महीने के अंदर अंदर या उससे पहले न्यू लाइफ टाइम होना चाहिए, जो इसका 54,467 का लेवल है। तो लेवल के हिसाब से तो बात करें तो 2,000 पॉइंट की और रैली बननी चाहिए अगले लगभग 12 से 18 दिन के अंदर। तो बुलिश बायस रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। जिनके पास पोजिशनल सौदे हैं वो 50,000 के सपोर्ट से रखें। इंट्राडे या अगले 2-3 वीक के लिए सौदे हैं वो 51,000 के सपोर्ट से रखें। मेरा बिल्कुल मानना है कि 52,000 टिकेगा और उसके बाद में 54,000 और 54,467 तक के स्विंग बैंक निफ्टी में बनने चाहिए। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा और न्यू लाइफ टाइम हाई यहाँ पे जल्दी देखने को मिलेगा। तो ऐसा संभव, क्योंकि ये डाटा भी अलाउ कर रहा है और पोजीशंस काफ़ी लाइट हैं। अगर लॉन्ग पोजीशंस बनने पे आई, FIs की होल्डिंग बढ़ गई 25 से करीब 45% होगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि बैंक निफ्टी कब कब में 53 और फिर 54,000 हो जाए। तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। और क्योंकि हमने देखा है अपनी स्क्रीन पर, हमने 2-3 महीनों में ही बैंक निफ्टी को 4-4 हज़ार पॉइंट नीचे और बाद में रिकवर होते हुए देखा, तो इसमें कोई अचरज नहीं है मेरे को तो जो आप बात कह रहे हैं। खैर एनी हाउ, मैं कुछ एक और स्टॉक्स भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। 3 मिनट बाद मार्केट खुल जाएगा और उसके बाद आप उन सभी स्टॉक्स का आनंद भी लीजिएगा। आज तो गैप इतना है कि शायद इंडेक्स वालों की हिम्मत ही नहीं बन पाएगी 1300 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी। बट हाँ, चंदन जी का मानना है कि 52,000 का एक स्टॉप लॉस लगाना आज के लिए इंट्राडे में, क्योंकि 52,300 है, उसके बाद शायद थोड़ा और चलेगा। अब दिखाइए जरा बजाज फाइनेंस, जिसको लेकर एक रिपोर्ट आई है और हमारे सहयोगी वरुण भी आपको बता रहे थे कि एलिफेंट विल डांस अगेन। तो वो बजाज फाइनेंस की उस समय बात कर रहे थे। 3-3.5% ये भी शेयर के ऊपर है। एक और शेयर दिखाओ, टाटा मोटर्स, ये काफ़ी तेज़ी से टूट के आया था और जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा उनको रिलीफ मिलेगा और जिन्होंने वैल्यू हंटिंग की है टाटा मोटर्स में उनको गेन मिलेगा। टाटा मोटर्स 600 के लेवल को पार करता हुआ 3% आज ऊपर है। अडानी ग्रुप का शेयर है एक, अडानी पोर्ट्स, उसके पास भी करीब 3% का तेजी आज देखेगी। आज एक सिंगल शेयर भी इंडेक्स का ऐसा नहीं है जो आपको लाल निशान में दिखे। सिंगल शेयर इंडेक्स का, यानी कि निफ्टी 50 काउंटर्स में एक भी शेयर ऐसा नहीं है जो आपको लाल निशान में दिखे। मैं कुछ निफ्टी के इतर वाले शेयर्स भी दिखाता हूँ। एक हेवल्स दिखाना जो आपको दिखेगा निफ्टी 200 के अंदर आता है, वो थोड़ा लाल निशान में है। अदरवाइज वैसे और कोई शेयर्स नहीं दिखा। दिखा दो एक बार हेवल्स भी। ये इकलौता शेयर है जिसका 3 रुपये की आज शुरुआत की गिरावट है। 500 पॉइंट निफ्टी चलने पर भी। अब आओ वापस से अपने वाले ट्रैक पे। यूनाइटेड स्पिरिट्स करीब 5% ऊपर, इंडियन होटल्स करीब 4% ऊपर,
सोना कॉमस्टार जो थोड़ी देर पहले हमने पता किया था वैशाली मैम से 5% ऊपर। मदरसन जो ऑटो एंसिलरीज है 8% ऊपर। आपको पता है ना, ऑटो स्मार्टफोन्स कंप्यूटर्स को लेके टैरिफ के रिलीफ आए हैं, और जो ये कंपनी आपकी स्क्रीन पर भी चल रही हैं ये टिपिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं। भारत में तो देती रहती माल है, प्लस कई और कंट्रीज में भी माल देती हैं। तो ये सारे के सारे शेयर्स मैं आपको सुबह सुबह आज नोटिस करा रहा हूँ, और आज का दिन काफ़ी शुभ है, काफ़ी बेहतर है। इतना बड़ा गैप मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि 23,200 के ऊपर भी निफ्टी खोल देगा, बट खोल रहा है, हिम्मत है। जस्ट डायल भी एक बार दिखाना चाहे तो वो भी दिखा सकते हैं। और इसके अलावा आज थोड़ा फार्मास्यूटिकल्स के शेयर पीछे हटेंगे। आज एक बार जुबिलेंट फार्मा का एक शेयर दिखाना, करीब 1 से 1.5% की कमजोरी के साथ वो खुलेगा। अदरवाइज नहीं तो ज़्यादातर शेयर जुबिलेंट फार्मा, हाँ सन फार्मा नहीं, जुबिलेंट फार्मा डालना, वो थोड़ा लाल निशान में खुलेगा। ठीक है, विक्स के आते ही एक बार और डिसाइड कर लेंगे कि हमको करना क्या, बट चंदन सर ने आपको गो थ्रू कर रखा है। आज इनके पास पोजीशंस हैं, अभी जल्दी जल्दी काटना नहीं। ट्रेलिंग 52,000 का लगा दो या 50,000 का लगा दो, सीरीज का रखना है तो स्टॉप लॉस। निफ्टी के अंदर 23,200 काम करेगा, जल्दी जल्दी जाना नहीं चाहिए क्योंकि गैप के साथ पार हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और स्काई इज़ द लिमिट, जैसे चंदन सर आपको ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं कि बाजार कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से 1000-2000 पॉइंट निफ्टी और करीब 500 से 800 पॉइंट बैंक निफ्टी और 1000-2000 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर जुड़ जाएं। 6 सेकंड बाद मार्केट खुल रहा है, मार्केट को आज एंजॉय कीजिएगा। पहले टिक के साथ ही 1200 पॉइंट ऊपर और 550 पॉइंट ऊपर निफ्टी। विक्स गिरा है शुरुआत में ही 6% नीचे, बट अभी थोड़ा और देख लेते हैं। अभी विक्स पे जाना नहीं, थोड़ा ठीक खबर नहीं दिखेगी इसमें। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो देखो आप बॉस, 1800 वर्सेस 1100 शेयर है सिर्फ, 100 शेयर है सिर्फ 1800 वर्सेस। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार के अंदर मोमेंटो काफ़ी फास्ट है। अब हमने जो 52,000 के माफ़ कीजिए 52,000 के जो लेवल्स थे उसको टेस्ट करने के बाद थोड़ा नीचे आए हैं। स्वाभाविक सी बात है, हिट होगा, हिट होने के बाद नीचे आएगा। 23,200 के आसपास आ गया निफ्टी, ये करीब 500 पॉइंट का पहला टिक आया था, थोड़ा नीचे आया वापस से। इंडिया विक्स अब 9.5% नीचे आ चुका है। ठीक जी, एडवांस डिक्लाइन की रेशियो आपको दिख ही रही होगी स्क्रीन पर। अब मैं कुछ आपको और चीज़ दिखाता हूँ। एक और पॉइंट है, मेरा ऐसा मानना है कि आज 23,000, 450, 500 आज में भी आ सकता है। ये नया हाई जो आज बना है ना, वापस से फिर से आ सकता है रीटेस्ट होने के लिए, और चंदन सर की बात भी ऑलमोस्ट यही कहती है। चलिए खैर, हम कुछ शेयर्स देख लेते हैं, फिर मेहमानों से कॉल्स भी लेंगे। विवेक कारवा, तेजस भी जुड़ गए हैं, किरण जानी है, चंदन सर हैं। मैं जल्दी से आपको शेयर्स बता देता हूँ, फिर आप जाना ओपनिंग ट्रेड पे। बजाज फाइनेंस स्क्रीन पे दिखा दो, HDFC दिखाओ, टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट, ये सारे के सारे शेयर्स में आज शुरुआती बढ़त 3% से कहीं ज़्यादा की है। मदरसन, सोना कॉमस्टार, इंडियन होटल्स, भारत फोर्ज, इन सब में बढ़त 3% से ज़्यादा की है। मिड कैप कैटेगरी में सोना कॉमस्टार, जस्ट डायल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जहां पर आज बढ़त करीब 5% की आपको देखने को मिल रही है। अब 2000 का नंबर भी पार हो गया, यानी कि निफ्टी में करीब 2000 शेयर आज ऐसे हैं जो चल रहे हैं। 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी पे अभी भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, और निफ्टी 50 में अभी भी 434 पॉइंट है। 23,200 और उसका 52,000, जैसे चंदन सर कह रहे थे कि इंट्राडे में अगर पकड़ के रखता है तो ये आज का स्टॉप लॉस का लेवल भी बनेगा। बट ध्यान रखना, स्विंग मारेगा तो आप ऐसा नहीं कि नीचे आते काट दो माल, तो 52,000 का बेस को 1-1.5 घंटा और चेक करने देना पूरा। ठीक है जी, तो ये मैंने मोटा मोटी आपके सामने शेयर्स पहले बड़े वाले तो दिखा दिए थे। इंडस्ट्रीज, HDFC, TCS, इन्फोसिस, SCL टेक और L&T, इन सभी में 6 के 6 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर आज शुरुआती बढ़त काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। आज इस बढ़त के बाद ही बैंक निफ्टी के सभी एवरेजेस पार हो गई है। निफ्टी की भी ऑलमोस्ट, मैं आपको कहूँ तो बता ही देता हूँ, अभी बता देता हूँ मैं, निफ्टी की भी मेरे को लगता है कि आज 200 दिनों की एवरेज छोड़कर सभी पार हो जाएंगी। यस, निफ्टी की अभी एवरेज छोड़कर 100 डे 200 डे छोड़कर सभी पार हो गई हैं, और ये भी आज बढ़िया ट्रेड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो एवरेजेस का भी सपोर्ट अब मार्केट के अंदर काम आएगा। हीट में आप जल्दी से दिखाना शुरू कर दो, फिर हम ट्रेडिंग यानी कि ओपनिंग कॉल्स लेना शुरू करेंगे। जल्दी से दिखा दीजिए हीट मैप स्क्रीन पर, और ज़्यादातर शेयर वही हैं जो ऑलरेडी मैं अभी आपके सामने रख चुका हूँ। 8% का विक्स टूटा, एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी आपकी स्क्रीन पर आएगी, और आप ये सब कुछ देखते रहोगे। आज IT को देखकर मेरे को खुशी है, थोड़ा परसेंटेज में और ऊपर होता तो ज़्यादा मज़ा आता, बट फिर भी थोड़ा डरा सहमा इंडेक्स है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर आप इसके उलट जहाँ पे टैरिफ का रिलीफ आया ऑटोज़, वो करीब इससे 2.5 गुना है, यानी कि 2% से ज़्यादा है।
ठीक, ये HCL टेक, TCS, इन्फोसिस, सभी बड़े शेयर्स आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। फार्मास्यूटिकल्स के शेयर भी हैं ऊपर, ये भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसके अलावा ऑटो का, बैंक्स का दिखाते जाओ, फटाफट से स्क्रीन से एक बार नज़र डालते जाएंगे और हम मोटा मोटी रफ चीज़ें चेक कर रहे हैं कि इसमें कोई ऐसा शेयर्स जो आपको अच्छा, यूनाइटेड ब्रीवरीज आज फ्लैट टू नेगेटिव है एक, डन, ठीक है जी। तो बैंकिंग का ही दबदबा है। अगर आप निफ्टी बैंक देखोगे तो जो बड़े शेयर हैं जिनकी वेटेज है मार्केट में, दोनों शेयर ICICI और HDFC टॉप गेनर्स हैं और 2-2% से ज़्यादा की मजबूती उनमें देखने को मिल रही है। ये सभी शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। अब जरा ओपनिंग ट्रेड लेना शुरू करते हैं। तो मंगलवार की मंगलमय शुरुआत और शानदार बढ़त पर बाजार में कारोबार की शुरुआत होती हुई इंट्राडे में सेंसेक्स 76,650 के लेवल्स पर करीब 1500 अंकों की मजबूती दिखाते हुए, वहीं बैंक निफ्टी में 1000 अंकों की मजबूती आप पाएंगे। 450 अंकों की तेजी, 450 से 500 अंकों की तेजी निफ्टी में भी नजर आ रही है। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप में भी शाइन्स, ब्रॉडर मार्केट्स भी अच्छा खासा एक्शन दिखाते हुए। मेजर कंट्रीब्यूटर्स बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, HDFC बैंक, ICICI, इसके ठीक साथ साथ LNT, रिलायंस और भारती एयरटेल पर भी नजर होनी चाहिए। पांचों स्टॉक्स अच्छी खासी मजबूती पर ट्रेड करते हुए, हर सेक्टर हर पॉकेट में मजबूती का रुझान और लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन आप देखिए। ट्रंकेटेड वीक पिछला भी था, गुरुवार का सेशन हमने देखा मार्केट हॉलिडे, उसके बाद फ्राइडे सेशन में अच्छी खासी एक्शन और इस वक्त भी सोमवार का सेशन मार्केट हॉलिडे और आज मंगलवार की मंगलमय शुरुआत, यानी कि 2 ट्रेडिंग सेशन से छुट्टी होने के बावजूद बाजार में अच्छा एक्शन है। ओपनिंग ट्रेड्स सीधा हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से जानते हैं उनके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं। चंदन जी, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स है, बाजार की शुरुआत कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए मोमेंटम इंटेक्ट है बाजार में और काफी एक एक्साइटिंग ओपनिंग मार्केट में हुई है और उसके बाद में इंडेक्स कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है और मेरे हिसाब से अब 23,000 का हायर बेस बनेगा तो कहीं ना कहीं वापस एक 23,333, 23,500 तक के एक्सटेंडेड स्विंग बनेंगे। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी 52,000 का लेवल होल्ड करता है तो वहां पे भी शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर बनेंगे। एक काउंटर जो हमारे रेडार पे कब से है और मैं उसी को वापस चर्चा में लाना चाहूंगा, वो रहेगा इंडिगो। इंडिगो को हमने हर गिरावट पे पिछले लगभग 2-3 महीने में खरीदारी की सलाह दी और काफी कन्विक्शन के साथ यहाँ पे हम लगभग 5300-5400 तक के टारगेट बना रहे थे। वहां पे मोमेंटम बिल्ट हुआ है और अभी भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। पॉजिटिव ओपनिंग के बाद ऊपर के लेवल से हल्का सा डिक्लाइन आया, इसलिए खरीदारी में तब्दील करना चाहिए। मेरा मानना है कि इंडिगो में फ्लाई हाई स्प्रिट का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, जिमसन थीम यहाँ पे अच्छा वर्क करेगा। सो 5150 के सपोर्ट से इंडिगो पे खरीदारी की सलाह है। 5420 तक के टारगेट यहाँ पे करने चाहिए। एविएशन 2-2.5% की तेजी और ये तेजी और बढ़ती नजर आ सकती है। खरीदारी की सलाह ओपनिंग ट्रेड के तौर पर हमारे सामने चंदन जी की तरफ से। इस बीच बैंक निफ्टी 52,000 के पार ट्रेड करता हुआ। तेजस शाह भी हमारी पैनल पर जुड़ गए, आइए उनका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग तेजस, बताइए ओपनिंग ट्रेड, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस, बाजार की मजबूत शुरुआत पर आपकी तरफ से क्या होंगे? गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो आज गैप अप ओपनिंग हुआ और बैंक निफ्टी भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो मेरी जो पहली पिक है वो बैंक निफ्टी से बैंकिंग पैक से है। थोड़ा मार्केट गैप अप हुआ है तो एक हल्के से डिप में खरीदारी करिए। बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा टॉप पिक है। स्टॉक काफ़ी अप ट्रेंड में चल रहा है और जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास कर दिया है। तो एक माइनर डिप 230 से लेके 232 विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग इन दिस स्टॉक विद स्टॉप लॉस बिलो 222। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 242 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 251 का। और दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो एशियन पेंट लिमिटेड है। ये स्टॉक में भी हमने देखा कि एक अच्छा खासा बेस बन गया है और जो फॉलिंग क्रूड प्राइसेस है उसके चलते मुझे लग रहा है पेंट कंपनीज को काफी बेनिफिट होगा। ये स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। फ्राइडे के सत्र में हल्की सी मुनाफा वसूली आई थी, बट आज के सत्र में स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग दिया है। स्टॉक एक राइजिंग चैनल में भी ट्रेड कर रहा है तो एक हल्की सी गिरावट में ये स्टॉक में भी खरीदारी करिए। इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा डीप लगाना पड़ेगा क्योंकि आज गैप अप हुआ है। इसके लिए इसमें जो स्टॉप लॉस बैठ रहा है वो करीबन बैठ रहा है 2335 का और इसमें जो लक्ष्य रहेगा वो रहेगा 2520 का। एशियन पेंट्स रेडार पर 2450, उसके बाद 2520
तक के लक्ष्य भी देखे जा सकते हैं। और बैंक्स फाइनेंशियल्स जिसका जिक्र बाजार खुलने से ठीक पहले हमने किया था, आपको बताया था कि इस खेमे पर नजर होनी चाहिए। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट तेजस शाह के रेडार पर भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल से जुड़े हुए काउंटर्स बैंक ऑफ बड़ौदा 251 तक के लेवल्स मानकर चल रहे हैं। किरण जी, आप बताइए आपकी तरफ से कौन से स्टॉक्स होंगे? तो ओवरऑल जिस तरह से मार्केट की ओपनिंग हुई, कहीं ना कहीं मार्केट सस्टेन भी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक्स में हमें ध्यान देना चाहिए जिसके ऊपर टैरिफ का एग्जैक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हमने ऑलरेडी LIC HDFC इंश्योरेंस की बात की थी। तो अभी LIC इंश्योरेंस लुक्स वेरी गुड। अगर आप देखोगे उसका डेली प्राइस चार्ट तो कहीं ना कहीं 770 780 का एक स्टीप रेजिस्टेंस था। उसको ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ऊपर में 810 तक गया था। अब वापस उसी लेवल के आसपास हमें स्टॉक अवेलेबल है। मोमेंटम इंडिकेटर भी न्यूट्रल जोन के अंदर है। तो मेरे हिसाब से LIC इंश्योरेंस करंट मार्केट प्राइस से एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस हमें 770 या 765 का मेंटेन करना चाहिए। और जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है वो इनिशियली 810 815 का टारगेट, और जैसे ही वो लेवल क्रॉस होता है एक अच्छी खासी रैली हम LIC में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो LIC करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए 765 के स्टॉप लॉस के साथ। LIC पर एक टेक किरण जी की तरफ से मिलता हुआ हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हमें बताए हैं, जिसमें बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं, एविएशन स्पेस हैं, पेंट स्टॉक्स हैं। ये सारे के सारे सेक्टर से जुड़े हुए स्क्रिप्ट्स हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर। इस बीच सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल और आउट परफॉर्मिंग सेक्टर ऑफ द डे आज है ऑटोमोबाइल सेक्टर। निफ्टी ऑटो इंडेक्स पर एक नजर होनी चाहिए। मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, बजाज ऑटो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स अच्छी खासी मजबूती दिखाते हुए करीब 7.25% की तेजी पर समिल का स्टॉक ट्रेड करता हुआ। दरअसल ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर जो नरम रुख है तो उसमें कुछ तमाम सेगमेंट्स शामिल हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर और साथ ही ऑटो पर भी रिलीफ की महज खबर, और इस खबर का एक्शन भी इस वक्त आप देख रहे हैं। 7.5% की तेजी पर समिल। चंदन जी, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे, समिल भी एक राय दीजिएगा, और इसके अलावा भी ऑटो एंसिलरी पर अगर कुछ पसंदीदा प्लेयर्स हैं आपकी तरफ से। बिल्कुल, देखिए समिल की बात करें तो यहाँ पे एक रिकवरी देखने को मिल रही है, और सिलेक्टिव ऑटो काउंटर में यहाँ पे एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से सेटअप है और मोमेंटम है, मेरा मानना है कि 122 इमीडिएट में सपोर्ट का काम करेगा। 122 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 132 134 तक के स्विंग यहाँ पे बनने चाहिए। ऑटो सेक्टर में अच्छा खासा एक्शन, और ये एक्शन जो है और ज़्यादा डेवलप होता हुआ नजर आ सकता है। इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, और तेजस जी आपसे राय जानना चाहेंगे, नतीजों से ठीक पहले मजबूत बाजार में स्टॉक में भी मोमेंटम कायम है। 4.5% की तेजी 160 के लेवल्स। देखिए, इडा की हम बात करें तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है, लेकिन स्टॉक जो है एक 50 डे की मूविंग एवरेज के करीबन ट्रेड कर रहा है। 165 166 इसका एक अहम रेजिस्टेंस जोन है। मेरे हिसाब से ये लेवल एक बार ब्रेक होगा तो फ्रेश ब्रेकआउट आ सकता है स्टॉक में। इन दैट केस स्टॉक ऊपर में 177 तक भी जा सकता है। तो वेट फॉर अ डिसिसिव ब्रेकआउट अबव 166। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो मुझे लगता है ये स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है। पॉइंट टेकन है। आज आपको मैं दो चीज़ें दिखाता हूँ एग्जैक्टली। आप देखोगे हमने आपके सामने एक बात रखी थी, इनफैक्ट एक नारा जैसा ही था। चंदन सर, आप भी इस चीज़ का इत्तेफाक रखते हैं, आपने भी ये बात रखी थी कि विक्स को गिराओ, निफ्टी को ऊपर ले जाओ। विक्स को गिराओ, विक्स गिरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी पे किसी भी चीज़ को बनाए और टिकाए रखना मुश्किल है। ये कुछ वैसे ही है कि तूफान चल रहा और आप बोले कि हम उसका एक हट बना लेते हैं और वो टूटे नहीं, ऐसे हो नहीं सकता। तूफान को शांत करो, आप हट में आराम से जियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तूफान चल रहा और हट में आप आराम से जी पाओगे, ऐसा मुश्किल है। इसलिए विक्स गिरा 12%। जाते आते विक्स आपको तोहफा देके गया 1000 निफ्टी, बैंक निफ्टी का। जाते आते विक्स गिरते हुए तोहफा देके जा रहा है 550 पॉइंट निफ्टी का, और आपको क्रिटिकल लेवल्स के ऊपर लेके जा रहा है। तो विक्स गिरने से आने वाले दिनों में इस तरह की वॉलेटिलिटी तो आप नहीं देखेंगे, बट हाँ फिर भी आपने क्योंकि लेवल्स पार कर लिए, बस उसको टिकाना बाकी रह गया। अब आते हैं चंदन सर, आपसे दो चीज़ों पे और पता करना है। अभी कोई ऑप्शन ट्रेड करनी है कि ऑप्शंस को अब ट्रेड नहीं करना? ज़्यादा विक्स में ऑप्शंस में हाथ डालने में ना डर लगता था, क्योंकि फिर वो एक तरफ कचर देती थी। अब विक्स 10% डाउन हुआ है। मेरे को लग रहा है कि आउट ऑफ द मनी थोड़ी जाके कॉल्स प्लस करने में कोई हर्ज नहीं है। एक बार आप चेक कर लो। देखो, बिल्कुल दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करें, कि मार्केट मूवमेंट के अलावा थीटा और ईगा पे ध्यान रखें
कि वॉलेटिलिटी क्या हो रही है और टाइम स्पेन कैसा आगे आने वाले एक्सपायरी तक व्यतीत होगा। अच्छी बात यह है कि आपका इंडिया विक्स आज लगभग 12.5% गिरा है। 4 दिन पहले जो विक्स 23 का होता था अभी 17.5 के आसपास है। तो विक्स और मार्केट का एक नेगेटिव कोरिलेशन रहता है यूजुअली 85-87% टाइम, और अभी विक्स गिर रहा है, इसके लिए कहने की मार्केट में थोड़े से और बुलिश बायस है। बट दो चिंताएं हैं, एक कि विक्स यदि मार्केट ऊपर जाएगा तो विक्स और गिरेगा तो कॉल के प्रीमियम में मोमेंटम नहीं होंगे, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ है इसलिए मार्केट में रैली बरकरार रहेगी। तो आपको ट्रेड करना है तो कॉल की तरफ ही करना चाहिए। लग रहा है कि मोमेंटम ऊपर की तरफ बनेगा, बट ध्यान रखें कि आप मोमेंटम प्ले कर रहे हो तो उस मोमेंटम में निकलने का प्रयास करो। अब मैं लेवल के हिसाब से यदि बात करूं तो 23,500 की मैं कॉल देख रहा हूं, और या आप इस वीकली की बात करें तो मैं एट द मनी कॉल पे चला जाता हूं 23,300 पे। सो निफ्टी की 23,300 की कॉल बात करते हैं, वो चल रही है लगभग 149 के आसपास। मेरे हिसाब से ये कॉल आपको नीचे में 115 से 120 के बीच में लेनी चाहिए। आपको मिल जाएगा इंट्राडे में हल्का सा डिप, तब ये आपको 115 120 में मिल जाएगी। उस कंडीशन में 70 का स्टॉप लॉस और 200 के टारगेट बनाने चाहिए। जी, पॉइंट टेकन। ये सारे के सारे शेयर्स हम आपके रख रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक बार जरा निफ्टी का चार्ट और स्क्रीन पर दे आइए। एक छोटा सा पॉइंट जो मेरे से मिस ना हो जाए तो आपके सामने रख दूँ। ये हमने डॉट डॉट वाली लाइंस आपको दिखाई थी और एक रेजिस्टेंस भी बताया था आपको, देख रहे होंगे आप, एक बार जरा दिखाना स्क्रीन पर। बोला था एक ग्रीन लाइन है और उसके बाद एक ऑरेंज कलर की लाइन है। देखो आप एग्जैक्टली वहीं टकराई और वहीं पे आके रुक गया अभी तो मार्केट। लेकिन आपके पास पहला गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, ये 3 गैप ऑलरेडी आपके पास आए हुए हैं। तो ये कंसोलिडेशन का बढ़िया एक फेज में भी जा सकता है, शायद थोड़ा यहाँ पे समय ले ले, लेकिन आज का मूवमेंट काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। और अब ये डॉट डॉट वाली लाइन हमेशा के लिए आपके लिए सपोर्ट बन रही है और यही थी 22,800। तब आपके लिए 22,800, 23,000 अब सपोर्ट वाले काम 100% करेंगे। खैर एनी हाउ आगे बढ़ जाते हैं। आज लॉन्ग पोजीशंस जहाँ पे बन रही है, तेजस सर हमको थोड़ा गाइड करेंगे, फिर किरण सर से भी ट्रेड काफ़ी देर से मैंने लिए नहीं, वो भी उनसे भी पता करते हैं। शुरुआत चेक करते हैं। टाटा मोटर्स नहीं, बिना वॉल्यूम का शेयर आज ज़्यादा शायद और चल ना पाए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज दिखाइएगा जरा, BKT 2424 का है। तेजस एक बार जरा चेक करना BKT बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। देखिए, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्टॉक में एक रिसेंटली पैनिक बॉटम बना था 2152 के करीबन, और उसके बाद हम लगातार स्टॉक में हायर हाई देख रहे हैं। स्टॉक जो है अभी 20 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन ट्रेड कर रहा है, बट थोड़ा बायस माइल्डली पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है यहाँ से 2 to 3% की अपसाइड पॉसिबल है स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक काफी ओवरसोल्ड है। बट ये जो रैली है वो जस्ट पुल बैक रैली लग रही है, कोई मेजर रैली लग नहीं रही है। तो मेरे हिसाब से ऊपरी स्तरों पे हल्की सी मुनाफा वसूली आ सकती है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक 50 से 75 रुपए की रैली आ सकती है स्टॉक में। 13.5% टूट गया इंडिया विक्स आज, अब ये 17 पे ही आ गया सीधा। आपको ध्यान है हम पहले 15 के जस्ट नीचे काम करते थे, एकदम ही शूट हुआ था जब थोड़ा टैरिफ वाला मामला बना, और उसके बाद इंडिया विक्स सीधा 22 थी, 65% बढ़ा था उस दिन। बड़ी हैरानी हुई है मैं तो देख के कि 65% ऐसा कौन सा हाई तोबा मच गई। लेकिन आप देखो स्पीड भी गिरने की ठीक है, हालांकि और पहले इसको गिर जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी गिर रहा है, कोई बात नहीं, मार्केट को स्ट्रॉन्ग पोजीशंस देके जा रहा है। 52,000 आज टिक जाना चाहिए और 23,200 भी आज नहीं जाना चाहिए। ये आज बड़ा ही क्रिटिकल, बड़े नाजुक दौर से हम वापस से गुजर रहे हैं। खैर एनी हाउ एक दो शेयर और चेक करवाते हैं चंदन सर से भी। चंदन सर 1 मिनट, हाँ 1 मिनट बस, यस ये मिल गया। ये INX विंड और चल सकता है कैसा? 2 दिन से अच्छी क्लोजिंग मिली है, आज ओपनिंग अच्छी है, लास्ट ट्रेडिंग में क्लोजिंग अच्छी थी। INX विंड मैं थोड़ा लेट हो गया इस सौदे को पकड़ने में, मैं खुद फील कर रहा हूँ। बस मेरे को आपसे ये चेक करवाना है अभी अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बॉटम आउट हो चुका है। पिछले मैं 4 महीने का डेटा देख रहा हूँ तो 130 से लेके 137 के बीच में मल्टीपल बॉटम्स यहाँ पे बने हैं। इनफैक्ट आप देखोगे तो लास्ट वीक भी 137 का हायर बेस बना, उससे पहले भी 137 का हायर बेस बना। तो वीकली मंथली चार्ट पे बॉटम बनने के बाद में अब नीचे के लेवल से रिकवरी है। तो एक बार के लिए जो इसका एक 175 का हर्डल है वहां तक ये काउंटर जाना चाहिए। इन सारे तथ्यों के साथ पॉजिटिव बायस है और रिकवरी बननी चाहिए। 153 के आसपास के सपोर्ट है 176 के टारगेट के लिए।
पर ये एक नजरिया बनता हुआ इस बीच करीब 500 अंकों की मजबूती 23,300 के पार निफ्टी इस वक्त ट्रेड करता हुआ परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट 2% पॉइंट वाइज आपको मजबूती ज्यादा अच्छी खासी नजर आएगी। 1600 अंकों की मजबूती के साथ सेंसेक्स में 76,654 के लेवल्स पर कामकाज हम देख रहे हैं। एक्सचेंज एंसिलरीज पर नजर होनी चाहिए। बीएसई लिमिटेड के स्टॉक को एक बार देखें, 3.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। कैम्स ऑलमोस्ट 2.5% की मजबूती और सीडीएसएल के चार्ट्स करीब 3.25% का इजाफा दिखाते हुए। तेजस जी, एक्सचेंज वाले स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्शन है, हो भी क्यों ना। मार्केट में जिस तरह का मोमेंटम है, एक्सचेंज एंसिलरीज में भी आउट परफॉर्मेंस होनी है। बीएसई लिमिटेड, सीडीएसएल, कैम्स जैसे काउंटर्स पर आपकी राय? कैम्स की हम बात करें तो कैम्स में भी एक अच्छा खासा बेस बन गया है और पिछले हम देखेंगे तो अगर डेली चार्ट देखेंगे तो 10-15 दिन में काफी एक अच्छा कंसोलिडेशन हो गया है। आज स्टॉक ने एक फ्रेश स्ट्रेंथ दिखाई है, 50 दिन की मूविंग एवरेज को सरपास किया और गैप अप ओपनिंग किया है स्टॉक ने। चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा पॉजिटिव है, यहाँ से मुझे लग रहा है एक स्टॉक रैली कर सकता है और ऊपर में 3900 से 3950 तक जा सकता है। तो किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन है या तो कोई ऐड करना चाहता है तो डेफिनेटली इसमें करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। 3640 का स्टॉप लॉस रहेगा और इसमें लक्ष्य रहेगा 3950 तक के। और बीएससी की हम बात करें तो बीएससी का भी चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो काफी रॉक सॉलिड है। स्टॉक ने आज फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। प्रीवियस जो स्विंग हाई था 5800 के करीबन, वो भी सरपास हो गया है। तो डेफिनेटली यहाँ से मुझे लग रहा है जो ये अपमूव है वो बरकरार रह सकती है और ऊपर में जो है मुझे लग रहा है 6000 से लेके 6100 तक के लेवल आ सकते हैं। तो डेफिनेटली इट्स अ गुड बाय एट करंट लेवल्स। और किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो वो भी होल्ड कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस बिलो 5700 फॉर अ टारगेट ऑफ 6000 to 6100 ऑन दी हायर साइड। लिमिटेड पर ये एक टेक बनता हुआ एमसीएक्स, सीडीएसएल, कैम्स, ये सारे के सारे प्लेयर्स इस सेगमेंट पर ओवरऑल एक नजर होनी चाहिए। 6100 तक के टारगेट्स, 3.5% की तेजी है बीएसई लिमिटेड में, 6100 तक के जाता हुआ नजर आ सकता है। मार्केट के हीट मैप को अगर आप देखेंगे, यहाँ सबसे आगे आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स जैसे कि टाटा मोटर्स नजर आएंगे। उसके ठीक साथ साथ बैंक्स एंड फाइनेंशियल से जुड़ी कंपनियां, एचडीएफसी बैंक जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले बाजार खुलने से ठीक पहले भी इनफैक्ट की, और साथ साथ बाजार खुलने के साथ ही हमने देखा मजबूती। श्रीराम फाइनेंस 4% का इजाफा, और साथ ही फार्मा से जुड़ी कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं जिस पर भी नजर होनी चाहिए, वहां पर भी मजबूती का एक्शन देखने को मिल रहा है। श्रीराम फाइनेंस पर चंदन जी एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। करीब 4% की तेजी स्टॉक में नजर आई है। पिछले दिनों हमने देखा ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव रेडार पर ये स्टॉक रहा और आज के सत्र में भी अच्छा खासा एक्शन। श्रीराम फाइनेंस 663 के लेवल्स पर बात कर रहे हो, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेम बाजार में उभर के आ रहा है और फाइनेंशियल पे पॉजिटिव व्यू है। और इनफैक्ट मेरा तो मानना है कि बाजार में आज अच्छा खासा मोमेंटम और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगा। श्रीराम की बात करूं उससे पहले 2-3 काउंटर जो हमने जिक्र किए उन पे ध्यान रखिए, जैसा कि इंडिगो है, एचएएल है और या फिर बीएससी जैसे काउंटर अभी डिस्कस किए। और श्रीराम फाइनेंस की बात करते हैं तो श्रीराम फाइनेंस में एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है। लगभग 4 दिन पहले एक डिक्लाइन बना था, 590 के बॉटम बन के वापस की मूविंग एवरेज होल्ड कर रहा है। और ये काउंटर ऐसा है जो मार्केट में गिरावट के बावजूद भी करेक्ट हुआ नहीं, इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे रहेगी। 650 का सपोर्ट है, मेरा ऐसा मानना है 690 तक के स्विंग हाई भी यहाँ पे बनने चाहिए शॉर्ट टर्म में। हाइज यहाँ पर है, मजबूती है और ये मजबूती इंटैक्ट रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस ट्रेंड के चार्ट पर एक नजर होनी चाहिए और साथ ही एम्बर एंटरप्राइजेस, दोनों स्टॉक्स में जबरदस्त मजबूती देखने को मिल रही है। करीब 3-3.5% की तेजी पर ट्रेंड और साथ ही एम्बर एंटरप्राइजेस 6% की तेजी दिखाते हुए। तेजस जी आपकी राय दोनों स्टॉक्स पर? देखिए, ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड में हमने जो है एक 7 अप्रैल को एक शार्प सेल ऑफ देखा था, दैट वाज आल्सो विद वॉल्यूम्स, और उसके बाद स्टॉक थोड़ा साइडवेज हो गया है। स्टॉक मेरे हिसाब से अभी रेजिस्टेंस के करीबन ट्रेड कर रहा है। जो इसका जो इमीडिएट बेस पे रेजिस्टेंस है वो करीबन 5100 के करीबन है। जब तक ये स्टॉक 5100 के ऊपर जाता नहीं है, मुझे लग रहा है कि जो दबाव है वो बरकरार रह सकता है स्टॉक में। तो मेरे हिसाब से फॉर टाइमिंग इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर अभी थोड़ा वीक है।
और एम्बर एंटरप्राइज की हम बात करें तो इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो रिलेटिवली बेटर है। स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है और जो है इसकी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है और एक आज गैप अप भी ओपनिंग हुआ है ये स्टॉक में, तो मुझे लग रहा है ये जो स्ट्रेंथ है स्टॉक में वो बरकरार रह सकती है। तो किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो इसमें बने रह सकते हैं स्टॉक में विद अ स्टॉप लॉस बिलो 6700। ऊपर में मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे ये स्टॉक 7200 तक भी जा सकता है। ट्राई हो गई ट्रेंट एंड एम्बर एंटरप्राइजेस और इनफैक्ट बाजार की तेजी के साथ हमारे खास सेगमेंट या कह सकते हैं हमारे खास पीस बिग शो ऑफ द डे में आज 2 काउंटर्स शामिल हो चुके हैं। समिल संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड थोड़ी ही देर पहले बिग शो का कैंडिडेट बना। ऑलमोस्ट 7% की तेजी, अब देखिए 8% की तेजी बात करते करते यहाँ पर, और साथ साथ एम्बर एंटरप्राइजेस पर भी नजर होनी चाहिए। वहाँ पर भी मजबूती के साथ आउट परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल नजर आ रही है और इस स्टॉक पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से उनकी राय क्या है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं, ताकि अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस इन स्टॉक्स में हैं तब भी आपको क्या करना है, और अगर नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं स्टॉक के आउट परफॉर्मेंस को देखते हुए तो किन स्तरों पर नई पोजीशन बनाई जाए। आलोक अग्रवाल अल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट से हमारे साथ 10:10 पर जुड़ेंगे बाजार पर मार्केट के महारथी सेगमेंट में, बाजार पर उनका नजरिया विस्तार से बातचीत करने के लिए ओवरऑल एनालिसिस के साथ। लेकिन चलिए मार्केट की ही अगर बात करें इस वक्त, निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के कुछ चुनिंदा प्लेयर्स देखेंगे तो उसमें REC PFC के चार्ट्स पर नजर जा रही है। ऑलमोस्ट 3-3.5% के गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और साथ ही इंडियन होटल्स पर भी नजर जा रही है 3% की तेजी के साथ। चंदन जी, इंटरग्लोब एविएशन पर आपने अपना टेक दिया, पॉजिटिव स्टांस सजाया। ट्रैवल लीजर एंटरटेनमेंट की अगर बात करें, इन पर्टिकुलर ट्रैवल इंडियन होटल्स ऑलमोस्ट 2.5% के गेंस के साथ इस वक्त ट्रेड करता हुआ। अब तो गर्मियों की छुट्टी भी बढ़ेंगी, आने वाले दिनों में यहाँ पर और ज्यादा तेजी के आसार। बिल्कुल मानसी जी, लगातार पिछले कुछ सप्ताह से हम यही बात कर रहे हैं। इनफैक्ट दुबई ट्रिप से पहले भी इन काउंटर्स के बारे में जिक्र कर चुका हूँ कि इंडिगो, इंडियन होटल, और इनफैक्ट आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको आप इसका ऑक्यूपेंसी रेशियो देखो या फिर फ्लाइट का सीट्स देखो, तो कहीं ना कहीं पूरा कंजम्पशन थीम वर्क कर रहा है। और जिस हिसाब से ट्रंकेटेड वीक्स है और ट्रेवल एंड टूरिज्म में कंटिन्यूसली फोकस रहेगा, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म से लेके आप पोजिशनल भी बात करें तो इन काउंटर पे पॉजिटिव व्यू है। इंडियन होटल में पिछले 5 दिनों से हाई टॉप हाई बॉटम बन के 735 का बेस बन चुका है, 823 तक के हाई बना के हल्का सा डिप आया। आई थिंक बाय ऑन डिक्लाइन का व्यू कंटिन्यू रहेगा। 789 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, वापस 840 880 तक के टारगेट के लिए। इंडिगो की हम बार बार जिक्र कर ही रहे हैं जहाँ पे पॉजिटिव बायस है, इवन यहाँ पे 5450 5500 तक के टारगेट हम लगा रहे हैं। तो इंडिगो, इंडियन होटल, ये पूरा सेक्टर यहाँ पे पॉजिटिव रुझान दिखाता हुआ नजर आएगा। स्पेस पर नजर होनी चाहिए, पॉजिटिविटी है, सीजनलिटी फैक्टर है और इसी सीजनलिटी फैक्टर पर नजर भी है। लेकिन जहां हम सीजनलिटी फैक्टर की ही बात कर रहे हैं, पावर स्टॉक्स, वाइट गुड्स से जुड़े हुए प्लेयर्स और साथ ही धीरे धीरे अब स्लोली एंड इवेंचुअली एग्री रिलेटेड और फर्टिलाइजर रिलेटेड काउंटर्स पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों के ठीक बाद मॉनसून आएगा। और मॉनसून की अगर बात करें, वेदर डिपार्टमेंट के अब अनुमान आना भी शुरू हो चुके हैं। सामान्य मॉनसून के इस वक्त तो अनुमान आ रहे हैं। तेजस जी, जिस तरह की गर्मियां पड़ रही हैं, हो सकता है कि समय से पहले मॉनसून दस्तक दे। फर्टिलाइजर साथ ही एग्री रिलेटेड काउंटर्स पर कोई टेक बनता है आपकी तरफ से? तो देखिए, फर्टिलाइजर स्पेस में जो चंबल फर्टिलाइजर है टेक्निकली काफी स्ट्रांग स्टॉक है और एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। आज भी इसने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है स्टॉक ने। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में अभी भी जो जूस है वो बाकी है। तो अगर इस स्टॉक में कोई हल्की सी डिप आती है, मेरे हिसाब से अगर 625 630 के करीबन, तो इसमें डेफिनेटली बाई करना चाहिए पोजिशनली और ट्रेडिंग के लिहाज से भी, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 610 के करीबन। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये स्टॉक ऊपर में 675 से लेके 695 तक जा सकता है। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी के मौके ढूंढे और इस वक्त भी अपॉर्चुनिटी देता हुआ चंबल फर्टिलाइजर। सीजनलिटी फैक्टर बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट 694 इमीडिएट लेवल्स नजर आ सकते हैं। वक्त वक्त पर इसे रिव्यू भी करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से एक मूव जो है वो डेवलप होता हुआ इस पूरे के पूरे स्पेस में जरूर नजर आएगा। इस बीच आपको बता दें, थोड़ी ही देर पहले हमने फ्लैश के
आपको बताया था कि आज दोपहर 3 बजे आईएमडी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। वेदर डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई आईएमडी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हो सकता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेदर को लेकर फिलहाल गर्मियां और उसके बाद मानसून को लेकर कुछ ताज़ा टेक्स आते हुए नजर आए। लेकिन चलिए सेक्टर स्पेसिफिक बाजार पर एक और टेक जानते हैं और रियल एस्टेट सेक्टर का रुख करते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में भी अच्छा खासा एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है। ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट, इन सारे के सारे स्टॉक्स में लोढ़ा, मैक्रोटेक डेवलपर्स की अगर बात करें, जो कि रियल एस्टेट से जुड़े मेजर प्लेयर्स हैं। न्यूज़ फ्लोज भी हैं, पिछले दिनों हमने कुछ अपडेट्स भी देखे, और अब क्योंकि नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है, धीरे धीरे रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के नंबर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। 4% की तेजी पर मैक्रोटेक डेवलपर्स, ओबरॉय रियल्टी ऑलमोस्ट 3% के गेंस दिखाते हुए। चंदन जी, रियल एस्टेट सेक्टर पर आपका टेक, लार्जर रियल एस्टेट प्लेयर्स या फिर छोटी मझौली रियल एस्टेट कंपनियां? देखिए, सबसे पहले निफ्टी रियल्टी की बात करें तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बॉटम आउट अप्रोच बने। हालांकि आउट परफॉर्मेंस नहीं है, बट पूरा मार्केट चलेगा तो यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर आएंगे। सेक्टर वाइज बात करें या फिर स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करें तो सिलेक्टिव काउंटर में बॉटम अप्रोच बने। गोदरेज प्रॉपर्टी अभी भी एक रेंज में है, बट कहीं ना कहीं आपको मिड और साइडलाइन काउंटर पे फोकस करना चाहिए। मेरा मानना है प्रेस्टीज में बॉटम बन चुके हैं, सपोर्ट रहेगा 1140 के आसपास का, ऊपर में लगभग 1220 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा दूसरे काउंटर की बात करें तो लोढ़ा है, वो उसमें पॉजिटिव रेंज बाउंड है, वो ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहेगा। मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे हायर बेस पे बन रहा है, 1115 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 1250 के टारगेट के लिए। तो प्रेस्टीज और लोढ़ा दो काउंटर पे ध्यान रखें। लग रहा है इन दोनों में कंपेरेटिव स्ट्रेंथ है, और मार्केट के साथ में मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ में स्विंग भी देखने को मिले। प्रेस्टीज एस्टेट और मैक्रोटेक डेवलपर्स दोनों ही काउंटर्स पर नजर रखनी है रियल एस्टेट सेक्टर को अगर प्ले आउट करना चाहते हैं। और चंदन जी की तरफ से उनके टारगेट स्टॉप लॉसेस यानी कि स्ट्रेटजी आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक के बाद एक खबरें चलाई, एक के बाद एक अनाउंसमेंट्स किए, उसका असर जो है अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स देखने को मिला, और उसके सेंटिमेंट्स जो हैं टुवर्ड्स डाउनसाइड भी नजर आए। फिर रेसिप्रोकल टैरिफ के मूव को जब वापस रिवर्स करने की बात आई, तब उसके अपसाइड मूव्स भी भारतीय बाजार ने और अन्य बाजार ने देखे। टैरिफ को ही लेकर आज से अमेरिका और भारत में वर्चुअल बातचीत यानी वर्चुअल टॉक्स जो हैं वो शुरू होने जा रही हैं। क्या खबर है इससे जुड़ी हुई, किस तरह की बातचीत होंगी, इसके मायने क्या हैं, सारी की सारी डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, बताएं। उद्योग मंत्रालय भारत का है, अमेरिकन उद्योग मंत्रालय और सरकारी लोगों के साथ में वर्चुअल ट्रेड टॉक शुरू करने वाला है इस हफ्ते, या फिर आज ही बातचीत शुरू हो जाएगी। सेक्टोरल बातचीत का इसलिए महत्व है क्योंकि भारत कुछ सेक्टर्स में अच्छी नेगोशिएशन चाहता है। उसके कुछ सेक्टर्स, टेक्सटाइल हो गया, जेम्स ज्वेलरी हो गए, अच्छे पोजीशन में है भारत इसको लेकर, इसलिए वर्चुअल ट्रेड टॉक्स भी शुरू होने वाली हैं। पिछले माह में 4 दिन की जो बातचीत हुई थी, उसके बाद ये बातचीत शुरू होने वाली है, वर्चुअल टॉक जारी रहेंगी। भारत एक डील साइन कर रहा है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ में, जो सितंबर एंड तक फाइनलाइज होना है, पर 90 दिन में 90 ट्रेड डील ऐसा टारगेट रखा गया है। इसके चलते ये जो बातचीत है इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी के साथ सरकार देख रही है कि चाइना से डंपिंग तो नहीं हो रही है भारत में, क्योंकि चाइना से डंपिंग होती है उसका खामियाजा भी भारतीय निर्यातकों को भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर इस महीने यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों में जा सकते हैं और उनसे बातचीत ट्रेड पे जारी रख सकते हैं। बिल्कुल सुमित, बहुत शुक्रिया। काफ़ी अहम खबर है जो हम तक पहुंचा रहे हैं आप। टैरिफ पर भारत का अगला कदम क्या होगा, और इन टॉक्स को लेकर लगातार जो भी अपडेट्स हमारे सामने आएंगे वो हम आप तक वक्त पर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त की अपडेट की अगर बात करें, लास्ट अपडेट फ्रॉम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, तो रेसिप्रोकल टैरिफ पर नरम रुख अपनाया है, जहां पर स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर्स के लिए टैरिफ से छूट दी गई है, लेकिन सेमीकंडक्टर, फार्मा इंपोर्ट की जांच के भी आदेश दिए गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इस पर लगातार हमारा फोकस रहेगा। आगे बढ़ेंगे और ऑप्शन की एक दमदार स्ट्रैटेजी आपको बताते हैं ऑप्शन के चैंपियन सेगमेंट में। फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ गई हैं ऑप्शन का एक दमदार ट्रेड लेकर। ध्वनि, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। दमदार है मार्केट के सेंटिमेंट्स आज, बताएं आपकी तरफ से ऑप्शन का टेक क्या होगा?
गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज मार्केट के अंदर जिस हिसाब से बाइंग का रुझान देखने को मिल रहा है, दो खेमे हैं जहां पे बाइंग इंटरेस्ट काफी स्ट्रांगली देखने को मिलता है, मेटल्स और उसके साथ कंजम्पशन का जो खेमा है वहां पे। कंजम्पशन के अंदर हेवल्स का चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो मुझे यहाँ पे काफी अच्छा लगता है। हेवल्स के अंदर यहाँ पे ब्रेकआउट पे वापस से काउंटर जो है वो 1620 तक के ऊपर की तरफ का अपमूव दे सकता है, तो उसके अंदर कॉल ऑप्शन खरीद के चलने की सलाह रहेगी। आप 1540 का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदे। 43 रुपीज 50 पैसा 44 रुपीज के भाव के करीब आपको ये मिल जाएगा। 58 रुपीज का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 37 का लगा के रखे। अधिकतम मुनाफा 7000 और नुकसान 3500 तक का हो सकता है। ठीक है, तो ध्वनि की तरफ से हैवल्स पर ये राय। ध्वनि, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन की रणनीति हमारे बीच रखने के लिए। 1540 की कॉल खरीदने की राय, 43 रुपये 50 पैसे पर रहा। वहीं इस कॉल पे लक्ष्य जो है 58 के लगाने हैं, स्टॉप लॉस जो है 37 का लगाना है। वर्कआउट करने पर अधिकतम मुनाफा 7000 का, और अगर रिवर्स जाती है कॉल तो फिर अधिकतम नुकसान जो है 3500 का भी हो सकता है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ऑप्शंस एफएनओ ट्रेड्स को लेकर आपके स्क्रीन आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो अपने एडवाइजर से बात करें और उसी के बाद एफएनओ ट्रेड्स में उतरें, ये राय हमारी तरफ से। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और स्टॉक्स जो कि खबरों के दम पर एक्शन में हैं या फिर मार्केट में जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं, इसके चलते फोकस रेडार पर हैं, इस पर नज़र करते हैं। और इसी लिस्ट में अगर आप देखेंगे बैंक्स एंड फाइनेंशियल से जुड़ी तमाम कंपनियां हैं ही, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पर भी नज़र होनी चाहिए जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में भी हम देख रहे हैं लेबोरेटरी से जुड़े स्टॉक जैसे कि डिविज लेबोरेटरीज सबसे पहले फोकस रेडार पर हैं और साथ ही आरईसी पीएफसी जैसे काउंटर्स भी फोकस पर हैं। आरईसी पीएफसी पर चंदन एक टेक पहले आपसे जानना चाहेंगे, उसके बाद फार्मा स्पेस पर भी विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे। बताएं आरईसी पीएफसी 3-3.5% के गेन्स। तो आरईसी पीएफसी की बात करें, बट मेरी नजर तो इंडिगो से हट नहीं रही है और पूरा कन्विक्शन वहां पे है। आरईसी की बात करें तो आरईसी ने बॉटम बनाए हैं। 4-5 दिन पहले 365 के बॉटम थे और उससे पहले लगभग 360 के आसपास के बॉटम बना चुका है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायर्स है और पिछले 10 महीनों की गिरावट के बाद यहाँ पे नीचे के लेवल पे बॉटम बन रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल हो रहा है। 404 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे 432 तक के टारगेट के लिए आरईसी में। और पीएफसी आरईसी ऑलमोस्ट सेम प्राइस पैटर्न है, यहाँ पे भी लगभग आपको 406 के आसपास के सपोर्ट रखने पड़ेंगे, ऊपर में 435-40 तक के टारगेट। तो दोनों ही काउंटर में मौजूदा लेवल से 3 से 5% के स्विंग बन सकते। देखते देखते करीब करीब 1200 पॉइंट की बढ़त आपको बैंक निफ्टी पे दिख रही होगी। ये 52,190 के आसपास है। बड़े काउंटर्स में एचडीएफसी तो हेल्प कर ही रहा है और आज आईसीआईसीआई की हेल्प भी काफ़ी बेहतर है। टिपिकली हैं तो ये दोनों के दोनों इन्वेस्टर स्टॉक, आईसीआईसीआई बैंक भी और एचडीएफसी भी, लेकिन इन दोनों में और कितनी बढ़त आ सकती है इसका थोड़ा आंकलन करवाना होगा। चंदन सर, ये दोनों ही बड़े शेयर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, स्विंग ट्रेडर्स को तो थोड़ा देख के लेना चाहिए, बट इन्वेस्टर्स के पास होगा ही किसी न किसी रेट में, किसी न किसी रूप में। और कितनी स्ट्रेंथ आ सकती है सर इन दोनों में? देखो, मेरा मानना है कि स्ट्रेंथ आएगी तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस में आएगी और तीनों ही काउंटर में सेटअप काफी अच्छा है। और उसी सेटअप के भरोसे में यहाँ पे बैंक निफ्टी में 54,000 के टारगेट की बातें कर रहा हूँ इतनी बड़ी रैली आने के बाद। तो आई थिंक पॉजिटिव बायस रहेगा। मैं सबसे पहले एक्सिस बैंक पे जाता हूँ। एक्सिस बैंक कंपेरेटिवली बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे रहा है, क्योंकि मंथली बेसिस पे देखें तो 9-10 महीने पहले इसने 1340 का हाई बना के और नीचे में 933 के आसपास के बॉटम बने हैं और अभी एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है। यहाँ पे पॉजिटिव बायस रहेगा। ऐसा लग रहा है 1075 के सपोर्ट से 1130 तक के लेवल बनना चाहिए। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज एक्सिस बैंक पे फोकस करना चाहिए। स्ट्रेंथ प्ले करनी है तो आपको आईसीआईसीआई बैंक पे जाना चाहिए। पॉजिटिव मोमेंटम में हल्का सा फॉलो अप आया, नेक्स्ट लेग ऑफ रैली स्टार्ट हो जाएगी। 1320 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 1380-85 तक के टारगेट। इवन एचडीएफसी बैंक है, वहां पे भी पॉजिटिव बायस है और 1750 के हायर बेस बने। हालांकि काफी चल चुका है, बट 1800 का बेस ध्यान रखे, ऊपर में 1950-2000 तक की रैली के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट बैंक, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक काफी चल चुके हैं, बट सेटअप काफी दिनों के बाद में पॉजिटिव बन रहा है। इसके चलते और मोमेंटम बरकरार रहेगा और ये जब तीनों काउंटर चलेंगे तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे सहारा मिलेगा और वहां पे भी पॉजिटिव बायस बनेगा।
भारतीय एयरटेल का भी एक स्टॉक कुछ ऐसे ही है जिसने इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिखा है। एक बार आप दिखा सकते हैं इसका ईयरली चार्ट भारतीय एयरटेल का या क्वार्टरली चार्ट भारतीय एयरटेल का। ये तो आज का हो गया 2% का। एक बार ज़रा क्वार्टरली भी दिखाओ 3 महीने का। यस, ये साल का हो गया चार्ट, करीब 47% का रिटर्न है। आप देखो 1200 वाला शेयर आज करीब 1800 की कैटेगरी में है। तो मेरे पास 2 क्वेश्चन है चंदन सर। पहला, जिन्होंने एक साल में 47% कमाया, क्या उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? दूसरा, जिनके पास 47% का गेन तो नहीं होगा, शायद 10% या 12% का गेन होगा, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, भारतीय पे हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं और इनफैक्ट आप देखोगे इस पूरे मार्केट में इंडेक्स खुद ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ था, बट भारतीय में कोई मेजर रिएक्शन नहीं देखने को मिला प्रॉफिट बुकिंग का। तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, क्योंकि एक लिमिटेड प्लेयर इस फील्ड में रहे हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ है और विजिबिलिटी भी है। तो यदि मुनाफा बन रहा है 40% तो करना चाहिए, बट अगेन मेरा मानना है कि बायस तो पॉजिटिव है। और एज ऑफ नाउ यदि बात करें तो डेली चार्ट में भी नैरो रेंज प्राइस पैटर्न के बाद में मोमेंटम बना है। मेरा ऐसा मानना है कि लगभग अब जो हायर बेस का सपोर्ट है वो 1740-45 के आसपास होना चाहिए। जब तक 1740-45 होता है भारतीय, ओवरऑल ऊपर में 1850 से लेके 1900 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो किसी को मुनाफा हो रहा है बड़ा, तो या तो आधा बुक कर ले और या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा है। कहीं ना कहीं व्यू है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ में बड़े ब्रेकआउट और मोमेंटम इस काउंटर में बरकरार रहेंगे। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट चंदन सर और भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग पता करना है। ये थोड़ा स्लो मूवर है। आप देखो बाजार वापस कहाँ से कहाँ आ गया। ये 22,000 का मार्केट, आज हम 23,200 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, करीब 1200 पॉइंट निफ्टी ऊपर है। बट रिलायंस के अंदर अगर आप परसेंटेज में और पॉइंट्स में जोड़ेंगे, एक बार जरा दिखा दें इसका हफ्ते भर का चार्ट। हाँ, वीकली, हफ्ता भर का, एक हफ्ते का। तो ना तो परसेंटेज में बहुत अच्छा गेन हुआ है, ना ही कोई कन्विक्शन जाग रही है इसको देखकर अभी भी। एक बार आपका टेक चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर सर। बड़ा बन रहा है और ने अपसाइड कोई बड़े टिक पाते हैं। 1300 की कॉल में राइटिंग है तो हो सकता है स्लो एंड स्टडी 1270-80 के बीच में जाए, बट नीचे में ये ध्यान रखें 1100 की पुट राइटिंग अब ऊपर में 1200 शिफ्ट हो रही है, तो सपोर्ट को 1200 बनना पड़ेगा। तो 1200 से लेके 1280 ये दायरा रहेगा। बट अगेन मार्केट में, पूरा मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट रहेगा तो इसमें बाइंग रहेगा, बट मार्केट अटकेगा तो ये कहीं ना कहीं रेंज बाउंड बन जाता है। बट फिलहाल जिस हिसाब से ब्रेकआउट लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, इस काउंटर में भी पॉजिटिव बायस रखे। 1215 का इमीडिएट सपोर्ट लगा के कहीं ना कहीं 1300 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे उम्मीद जतानी चाहिए। एक ट्रिकी और थोड़ा रिस्की हो सकता है सर आपसे पूछना, हालांकि अभी बाजार खुले हुए सिर्फ 1 घंटा भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं अगर आपसे पूछूं कि आज की क्लोजिंग किस लेवल तक देख पा रहे हो सर आप? आज की क्लोजिंग कहां तक आ सकती है? हालांकि अभी 1 घंटा नहीं हुआ बाजार खुले हुए। हाँ। देखिए, बैंक निफ्टी में काफी पॉजिटिव और इनफैक्ट बैंक निफ्टी में मुझे बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। और जैसा कि हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि आने वाले 12-18 दिनों में यहाँ पे एक नए स्विंग भी देखने को मिलेंगे। और निफ्टी की देखिए क्लोजिंग बात करें तो मेरा ऐसा मानना है 22,250 के ऊपर क्लोजिंग होगी। हालांकि काफी एक क्लोज नंबर है, ऑलरेडी 400 पॉइंट बढ़ चुका है। और एक चीज याद रखें, इंडिया विक्स बहुत दिनों बाद गिरा है, बट उतना भी नहीं गिरा कि मार्केट अपने आप को पूरा संभाल पाए। 16% विक्स गिरा है, 17 के नीचे गया, बहुत अच्छी बात है। 15-14 के पास जाए तो बाजार के लेवल को प्रिडिक्ट करना बहुत इजी रह जाएगा। बट एज ऑफ नाउ मेरा ऐसा मानना है कि 22,250 के ऊपर मार्केट होल्ड करना चाहिए, और उसके वही बैंक निफ्टी आज 52,000 होल्ड करना चाहिए। तो 23,250 और 52,000 ये 2 लेवल रहेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी। मेरा मानना है इनके ऊपर ही होल्ड करना चाहिए। और ऊपर में कहीं ना कहीं जो भी 490 पॉइंट हल्का फुल्का डिप मार के 550-570 पॉइंट तक जा सकता है। बैंक निफ्टी हल्का सा डिप मार के 1300-1400 पॉइंट की नेट बढ़त तक जा सकता है। नजरिया चंदन जी आपकी तरफ से इस वक्त मिलता हुआ, इंडिया विक्स फेयर इंडिकेटर है, वहां कमजोरी आई जरूर है, लेकिन हमें जरूर याद रखना है कि पिछले 2 सेशन की मजबूती है, उससे ठीक पहले बाजार ने बेहद वॉलेटाइल मूव्स देखे थे और इसी के चलते कॉशियस नजरिया अब भी बाजार पर मेंटेन करके जरूर चलना है। टुवर्ड्स अपसाइड इस वक्त सेंटिमेंट्स हैं, उम्मीद यही कर सकते हैं कि सेंटिमेंट डेवलप होते रहें इसी तरह के। इस बीच बुलियन मार्केट पर भी नजर होनी चाहिए। एक ब्रीदर लिया है गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस ने रिकॉर्ड रन देखने के बाद, क्योंकि रिस्क सेंटिमेंट जो है वो इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। और ऑयल मार्केट की अगर बात करें, स्टेडी लेवल्स वहां पर ब्रेंट क्रूड $65 के आसपास ट्रेड करते हुए। एक क्विक व्यू इरकॉन इंटरनेशनल पर चंदन जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कंपनी ने एक ऑर्डर विन किया है ऑलमोस्ट 128 करोड़ का नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज की तरफ से। सो डेवलपमेंट ऑर्डर है, 5% की तेजी इस न्यूज फ्लो के चलते। देखिए, पॉजिटिव सेटअप ऑलरेडी बन चुका है। मल्टीपल बॉटम्स यहाँ पे पिछले
30 दिनों में बना है। 30 डेज का प्राइस हिस्ट्री देखो तो 135 137 का बॉटम बन चुका है और एक बार के लिए 170 तक का मूवमेंट आना चाहिए, तो उस मूव को प्ले कर सकते हैं। सपोर्ट रहेगा 150 का, ऊपर में 170 के टारगेट्स। चंदन जी, जहां हम अभी बुलियन मार्केट की बात कर ही रहे थे, ज्वेलरी काउंटर एंड गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियों पर भी आपका टेक जानना चाहेंगे। टाइटन के इनफैक्ट क्वार्टर 4 अपडेट्स काफी अच्छे आए थे। इस वक्त हम देख रहे हैं फ्रिजल आउट गेन्स हैं, हल्की फुल्की बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है, आधे से 1% की तेजी, लेकिन स्टॉक पर आपकी राय क्या होगी? पे पॉजिटिव व्यू और इनफैक्ट देखिए गोल्ड ने लगभग पिछले 5 सालों में 81% के रिटर्न दिए इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल, 100% के रिटर्न दिए इन टर्म्स ऑफ INR की बात करें। और पिछले लगभग आप देखोगे साल भर में तो 21% के मूवमेंट है, पिछले 2 महीने में 17% के मूवमेंट है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बायस गोल्ड में है। और गोल्ड टू सिल्वर रेशियो भी 0.9 के आसपास है, यानी कि सिल्वर में थोड़ा अंडर परफॉर्म किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड की स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगी। हालांकि जो भी ग्लोबल रिस्क फैक्टर है वो थोड़े कम होते हैं, तो गोल्ड में हल्का सा कंसोलिडेशन होता है, बट कहीं ना कहीं जिस हिसाब से सेंट्रल बैंक की बाइंग है और वो बरकरार रहेगी, लग रहा है गोल्ड के प्राइसेस हायर लेवल पे ही बनने चाहिए। तो पॉजिटिव बायस है। टाइटन एक काउंटर हो सकता है जिसमें पॉजिटिव बायस बना के रखना चाहिए। 3175 के सपोर्ट है, 3175 के ऊपर में कहीं ना कहीं टाइटन 3450 से लेके 3500 तक के लक्ष्य आपको दिखा सकता है। पॉजिटिव बायस और ये पॉजिटिविटी कायम रहेगी, खरीदारी के मौके ढूंढने हैं और एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बरकरार रखना है। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना टेक, साथ ही स्टॉक्स पर अपनी रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू। बाजार में धुआंधार तेजी का माहौल और आइए 10 के बाजार की